नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनाव से पहले ही जीत का दावा करने वाले बीजेपी के एजेंडे का पर्दाफाश हो गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर आज बीजेपी को बड़ी टेंशन दे दी है। इंडिया गठबंधन के इन दोनों दलों के बीच उत्तर प्रदेश में सीटों पर समझौता आज हो गया है और जल्द ही मध्य प्रदेश में भी समझौता हो जाएगा। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच दरार की अफवाहें पिछले कई दिनों से फैलाई जा रही थीं। अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अब तक शामिल नहीं हुए तो इस पर भी बातें बनाई गईं। बीजेपी को तो फायदा इसी में नजर आ रहा था कि किसी तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटने की बात फैले और इंडिया गठबंधन कमजोर पड़े। लेकिन आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीट शेयरिंग यानी कि सीटों के बंटवारे जो हैं वो पक्के हो गए और सीट शेयरिंग पक्की हो जाने से बीजेपी की ये रणनीति भी फेल हो गई है। खैर, आगे बढ़े उससे पहले आइए देख लेते हैं दोनों पार्टियों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ और क्या ऐलान हुआ है। जरा सुन लीजिए एक छोटी सी बाइट, छोटा सा वीडियो। उस पर आज निर्णय हुआ। मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें हैं, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। मैं राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का इसके लिए विशेष आभार मानता हूं कि दोनों आदरणीय नेताओं ने पूर्ण विश्वास के साथ और आने वाली उत्तर प्रदेश की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए एक दूरगामी लक्ष्य को सामने रखकर इस गठबंधन को अपनी मान्यता दी और साथ ही हमारे उन सभी समिति के कमेटी के सदस्यों का मैं विशेष रूप से आभार मानना चाहूंगा। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में यूपी सबसे अहम राज्यों में शुमार होता है। यहां जीत अगर मिल जाए तो उसका मतलब है कि दिल्ली फतह करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यहां लोकसभा की लड़ाई अकेले अकेले लड़ी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के बैनर तले दोनों साथ मिलकर बीजेपी को चुनौती देंगे। जयंत चौधरी भी इसमें शामिल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत रत्न के नाम पर अपना पाला बदल लिया। हालांकि आज जयंत चौधरी ने आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह के समर्थन में, आप जानते हैं जसप्रीत सिंह, कल उनकी चर्चा हमने की थी, जो तैनात हैं वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, और उनकी पगड़ी को देखकर वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें खालिस्तानी कहा था। लेकिन जसप्रीत सिंह, आईपीएस जसप्रीत सिंह के समर्थन में आज ट्वीट किया है, जानते हैं आप, जयंत चौधरी ने। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, आई कैन अंडरस्टैंड द एंगर ऑफ आईपीएस जसप्रीत सिंह। उन्होंने इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं आपका गुस्सा जो है वो समझ सकता हूं, जसप्रीत सिंह का गुस्सा मैं समझ सकता हूं, उनकी नाराजगी समझ सकता हूं। उससे ऐसा लग रहा है दोस्तों इस ट्वीट से कि जयंत फिर से इंडिया में वापसी कर सकते हैं या कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी एनडीए या बीजेपी के साथ है। खैर, तो एक तरफ जो टूट कर गए थे जयंत चौधरी, वहां वो खुश हैं कि नहीं है, इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। दूसरी तरफ टूटने की तो बात अगर करें तो उधर बिहार में भी नीतीश कुमार टूट गए, लेकिन वहां जिस तरह तेजस्वी यादव ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है, वैसा ही काम उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव करने जा रहे हैं और कांग्रेस उत्तर प्रदेश से बिहार तक अपने सहयोगियों का साथ दे रही है। खबर यह भी है कि 3 मार्च को पटना में इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी रैली होगी और उसमें राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं।
अभी तो जनविश्वास से यात्रा से तेजस्वी ने बिहार में बीजेपी और नीतीश को परेशान कर रखा है। यह तस्वीर आपने कल देखी थी, ऐसी तस्वीरें खूब आ रही हैं बिहार से, क्योंकि अब यहां सीधी चुनौती बीजेपी को और नीतीश कुमार को देने के लिए सड़कों पे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं जनविश्वास रैली के बैनर तले तेजस्वी यादव। और इधर उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस ऐलान से कि वो एक साथ हैं, बीजेपी बड़ी मुश्किल में पड़ गई है, क्योंकि इसमें केवल बीजेपी की रणनीति ही फेल नहीं हुई है, बल्कि उसकी फूट डालने की रणनीति का पर्दाफाश भी हो गया है। एक तरफ फूट डालने की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी जो कुछ कर रही थी वो तो दिखाई देता ही है, लेकिन उसका साथ देता हुआ जो मित्र मीडिया है वो भी आज उसका भी पर्दाफाश हो गया है। आप देखिए, पिछले सप्ताह भर से इंडिया गठबंधन में फूट और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं आ रही है, इसकी चर्चा खूब होती रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज इन सब से पर्दाफाश जिसको कहते हैं, यानी इन सबसे पर्दा उठ गया है, उसका पर्दाफाश हो गया है। और इसी तरह जरा और दूसरी तरफ चलें तो किसानों के आंदोलन को देखिए। किसानों के हितों को अपनी प्राथमिकता बताने वाले बीजेपी के दावे जो हैं उसका खोखलापन भी अब सामने आ गया है। आप जानते हैं कि किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता भी नाकाम रही थी, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच को जारी रखने का फैसला लिया। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कूच पर निकलने से पहले सरकार से कहा भी है कि आप एक दिन का संसद सत्र बुलाइए और हमारी मांगों को पूरा कीजिए तो हम आंदोलन खत्म कर देंगे। सरकार ने इस बात को अनसुना कर दिया। और तो उसके बाद पंधेर ने यहां तक कहा कि हमारे ऊपर अत्याचार मत करिए, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम किसान हैं, अन्नदाता हैं। दरअसल दोस्तों, किसान नेताओं ने मार्च में खुद आगे रहकर, यानी ये जो किसानों का जो आंदोलन है उसमें खुद आगे रहकर शांतिपूर्ण तरीके से नेतृत्व किया है। अभी तक वहां उपद्रव की बातें नहीं आई हैं वहां से, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने उन पर जुल्म बंद नहीं किए हैं। आज फिर से आपने देखा शंभू बॉर्डर की तस्वीरें, ये आप देख रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर किसानों पर आंसू गैस के गोले गिराए गए, उन्हें जबरदस्ती खदेड़ने की कोशिश हुई और खबर है कि इस कोशिश में गोली भी चली, जिसमें एक युवा किसान की आज जान चली गई है। अभी पिछले दिनों 2 किसानों की जान जा चुकी है, ये तीसरा किसान है जिसकी जान गई। हालांकि इनके साथ साथ 2 पुलिस अधिकारियों की भी, जो सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी हैं, उनकी जान भी गई है। 13 फरवरी से शुरू हुआ है ये आंदोलन, अब 21 फरवरी आज है, 21 फरवरी बीतने को है और जस का तस है आंदोलन। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई हल नहीं निकाला है, बल्कि 3 किसानों की जान जा चुकी है। और इस आंदोलन के कारण कहें या सरकार के हल नहीं निकालने के कारण कहें, लेकिन कहीं ना कहीं यहां जान तो 3 लोगों की, 3 और 2 प्लस 5 मतलब 5 लोगों की जान जा चुकी है। अब भी सरकार अगर यही कहे कि उसे किसानों की भलाई की चिंता है, तो फिर इस पर यकीन कैसे किया जाए। आप देख रहे हैं, कुल मिलाकर कहा जा सकता है, ये जो तस्वीर है ये राहुल गांधी की तस्वीर है, जरा इधर भी आना चाहता हूं। लेकिन पहले कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी की चुनावी रणनीति, सत्ता में तीसरी बार काबिज होने की कोशिश और किसानों की उपेक्षा, सबका सच अब धीरे धीरे सामने आ चुका है। और इधर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी बीजेपी के सच को ही उजागर करते जा रहे हैं। मीडिया के जरिए देश में भ्रम फैलाने की कोशिश, मुद्दों से ध्यान भटकाना, कुछ एक उद्योगपतियों के लिए सबको नुकसान में डालना, भाई भाई को आपस में लड़ाना, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, ओबीसी, आदिवासी, मजदूर, किसान, ऐसे सभी कमजोर वर्गों को और कमजोर करना, इन सब का सच राहुल गांधी जनता के सामने रख रहे हैं। जरा सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। पिछली यात्रा में मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, ये देश में जो नफरत फैलाई जा रही है इसका कारण क्या है, और उन्होंने जवाब दिया कि राहुल जी, अगर आप इस देश में गरीब हो, पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी के हो, तो आपको इस देश में न्याय नहीं मिल सकता। आप कुछ भी कर लो, आपको मीडिया में न्याय नहीं मिलेगा, आपको पुलिस से न्याय नहीं मिलेगा, आपको कोर्ट्स में न्याय नहीं मिलेगा, आपको बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से न्याय नहीं मिलेगा। आप जिंदगी भर न्याय घूमते फिरोगे, आपको न्याय नहीं मिल सकता। नफरत का यही कारण है, गुस्से का यही कारण। तो मैंने पता लगाया
भाइयों और बहनों, इस देश में पिछड़े आबादी के कितने लोग हैं? 50%। दलित कितने? 15। आदिवासी कितने? 8%। माइनॉरिटी कितने? 15। तो 50 में 15 दलित जोड़े कितने होते हैं? 65। उसमें 15 माइनॉरिटी जोड़े कितने होते हैं? 80। उसमें 8 आदिवासी जोड़े कितने होते हैं? तकरीबन 90% आबादी पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटीज की। अब आप 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालो और उसमें बताओ पिछड़े, दलित, आदिवासी कितने? एक भी नहीं। मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने? 0। कोर्ट के जजेस की लिस्ट निकालो, 650। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी भारत की आबादी के हिसाब से कहां किसकी कितनी प्रतिशत आबादी है और उस आधार पर किसको कितना यहां पर देश में रूल करने के लिए, राज करने के लिए, सरकारी नौकरी करने के लिए, प्राइवेट नौकरी में और उसके अलावा उद्योगपतियों में कहां किसकी कितनी संख्या है यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, किसानों को, अल्पसंख्यकों को, इन लोगों को पिछड़ा बनाया जा रहा है, पिछड़ों को भी पिछड़ा कैसे बनाया जा रहा है, यह सब बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं और खुद बीजेपी के कारनामे की पोल खोल रहे हैं। और ऐसे कहूं तो बीजेपी खुद भी अपने कारनामे की पोल खोल रही है और उसका उदाहरण, 2 उदाहरण, बहुत बड़ा उदाहरण सामने आया है और वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एक इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला और दूसरा मामला जो है वो कल आपने देख लिया चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो कोर्ट का फैसला आया है वो। ये दोनों बीजेपी की रणनीतियों का पर्दाफाश है। दोनों के जो फैसले हैं वो बीजेपी की इन्हीं रणनीतियों का पर्दाफाश है। आइए आज इसी पर्दाफाश की चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा में सबसे बड़ी बात जो है वो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की मजबूती की हम करेंगे क्या, और सवाल ये कि क्या इंडिया गठबंधन में मजबूती के आगे अब बीजेपी जो है वो डाल देगी हथियार? क्या राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भी बीजेपी के हाथ से जाएगा उत्तर प्रदेश? क्या बीजेपी की चालाकियों का हो चुका है पर्दाफाश? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब यहां ढूंढने की हम कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। आइए सबसे पहले हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबका आपका परिचय करवाऊं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देखिए 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयशंकर गुप्त जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल सिन्हा जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़े हुए हैं या जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज इंडिया गठबंधन की बैठक जो होती रही उसमें एक पायदान आगे जाकर आज सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से भी और उसके अलावा लोकसभा सीटों के आधार पर भी देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रदेश, क्योंकि 80 सीटें हैं और यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया। कल शाम को इसी प्रोग्राम में आप लोगों को मैं ये वादा किया था, वादा इसलिए वादा न करें क्योंकि हम तो पार्टी से हैं नहीं, लेकिन दावा जरूर कर सकते हैं पत्रकार होने के नाते, तो सही है दावा वर्ड का इस्तेमाल करूं तो ज्यादा ठीक है। मैं दावे के साथ कल कह रहा था कि इन दोनों के बीच गठबंधन होगा और इसकी सारी रणनीतियां तैयार हो चुकी हैं, सीटों का बंटवारा भी फाइनल है। बस इंतजार कीजिए कि किस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसकी घोषणा करते हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली, हमारे चैनल पे ही आपने पूरी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उसका एक छोटा सा हिस्सा भी आपने देखा। लेकिन उत्तर प्रदेश में दलीय स्थिति क्या है 2019 की जरा स्क्रीन पर फटाफट ले आइए। उसके अलावा कुछ चीजें स्क्रीन पे लेके आना चाहता हूं। देखिए दलीय स्थिति 2019 की उत्तर प्रदेश, बीजेपी को 62 सीटें 49.98 यानी 50% लगभग बीजेपी को वोट मिले थे और बीएसपी को 10 सीटें मिली थी और लगभग 19.5%
प्रतिशत यानी 19.43%। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी, 18.11%। अपना दल सोनेवाल जो है उनको 2 सीटें मिली थी, 1.21%। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, जो रायबरेली की सीट थी जहां से सोनिया गांधी जीती थी, 6.36% यानी 6.36%। और आरएलडी जो अब इधर से जाके उधर जयंत चौधरी जा चुके हैं, जिनका आज ट्वीट आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, वो 1.69%, लेकिन एक भी सीट नहीं। ये हैं। इसके अलावा बहुत सारी पार्टियां और भी, छोटे छोटे दल हैं, सुभासपा हैं, और भी कुछ जो नेता है वो दल बना चुके हैं। तो ये वहां की दलीय स्थिति 2019 की है। जरा वो भी देखना चाहते हैं हम कि 3 चुनावों को अगर सामने रखा जाए, 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव। देखिए दोनों दलों में, एक तरफ समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को 2019 में 21 सीटें मिली, 2009 में 21 सीटें मिली थी, और 2014 में कांग्रेस को 2 सीट और 2019 में कांग्रेस को 1 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी को 2009 में 23 सीट, 14 में 5 और 19 में भी 5%। वोट का परसेंट भी आप देख लीजिए, यहां सामने है। ये 80 सीटों में, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर, तीनों ने इन तीनों चुनावों में कभी भी साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा है, और इस बार ये साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके क्या फायदे क्या नुकसान, इस पे हम चर्चा करेंगे आगे। और इसके अलावा कुछ और बुलेट पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी किन किन जगहों से चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस के खाते में एक तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हुआ है गठबंधन, और सपा को 63 सीटें और कांग्रेस को 17 सीटें। 63 सीटें जो हैं, इनमें से अगर इस इंडिया गठबंधन में अगर और भी दल आते हैं, उनको अगर चुनाव लड़ाना है, तो समाजवादी पार्टी अपनी सीटों में से, 63 सीटों में से उनको देगी। जैसे खबर आ रही है कि 1 सीट शायद चंद्रशेखर को भी दिया जाए, चंद्रशेखर आजाद जो दलित नेता हैं, उनकी पार्टी को भी दिया जाए 1 सीट, लेकिन वो 63 में से ही समाजवादी पार्टी देगी। जो 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ने जा रही है, वो 17 सीटें यहां ये हैं, रायबरेली है, अमेठी, कानपुर नगर है, कानपुर सिटी, और उसके अलावा फतेहपुर सीकरी है, बांसगांव है, सहारनपुर, प्रयागराज, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया, मथुरा, महाराजगंज और वाराणसी। ये 17 वैसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और यहां से एक दूसरी परिभाषा जो है, और वाराणसी बहुत महत्वपूर्ण है, वाराणसी क्योंकि संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी। उत्तर प्रदेश में आप हैं, उत्तर प्रदेश के इस बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर पहली आपकी प्रतिक्रिया, और यहां से इंडिया गठबंधन की मजबूती और एक पर्दाफाश जो बार बार कह रहे हैं, हम लिख भी रहे हैं पर्दाफाश, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चाहे मीडिया हो या बीजेपी हो, दोनों मिलकर जो गलबहियां कर रहे हैं, और दोनों कहीं ना कहीं इस देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यहां हम ये बात रख रहे हैं। इस पर्दाफाश से कितनी बैकफुट पर बीजेपी दिखाई दे रही है, कितना बैकफुट पर मीडिया दिखाई दे रहा है, यह भी यहां पे सवाल उठता है। और सबसे बड़ी बात कि यहां से कितनी मजबूत जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो ये कितना मजबूत दोनों का गठबंधन दिखाई देता है, यानी इंडिया गठबंधन। देखिए राजीव जी, जिस तरह से मीडिया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खबरें चल रही थी कि इंडिया अलायंस टूट गया और उत्तर प्रदेश में कोई अलायंस नहीं होने जा रहा है, आज मुझे लगता है कि दोनों दलों ने ये ऐलान करके उनके गाल पर तमाचा मारा है, लेकिन वो कभी अपना पुनरीक्षण नहीं करेंगे, ये हम लोग जानते हैं। दूसरा ये कि ये गठबंधन कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसके बारे में अगर आप विचार करें तो आपको लगेगा कि ये 1993 में जब कांशीराम और मुलायम सिंह ने गठबंधन किया था, एक साथ वो आए थे, उस समय के पूरे बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद के सांप्रदायिक माहौल में, और अभी 22 जनवरी को वो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, और उस समय कोशिश की गई कि उस लहर में बीजेपी 400 पार हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि राम मंदिर की वजह से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, इस बात को नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं, और इसीलिए 24 घंटे के भीतर उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। वो इस बात को महसूस कर रहे थे कि जो अति पिछड़ा है, जो दलित है, वो उनके हाथ से छिटक रहा है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया था। और इधर वो लगातार नीतीश कुमार को अपनी तरफ लाना हो, या जयंत चौधरी को करना हो, अशोक चौहान को लाना हो, ये जो विपक्ष के तमाम नेताओं को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ रही है, वो दिखाता है कि वो कितनी बेचैन है, कितनी डरी हुई है। ये नारा कि 370 हम पार करेंगे, 400 एनडीए लेकर के आएगी, ये केवल एक नैरेटिव पैदा करने की कोशिश है, एक लोगों को केवल गुमराह करने की कोशिश है,
हकीकत उनको पता है। आज जो डेवलपमेंट हुआ है सपा और कांग्रेस के बीच का गठबंधन का, इसकी बेहद जरूरत थी उत्तर प्रदेश में। और मैं समझता हूं कि ये सपा और कांग्रेस के गठबंधन से ज्यादा लोगों की उम्मीदों का गठबंधन है। लोग देख रहे थे कि कब ये राजनीतिक दल एक साथ आए। अभी लोगों की ये भी उम्मीदें हैं कि मायावती भी अगर इस गठबंधन में आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन राजीव जी, ये भी तय है कि जो इंडिया अलायंस के बाहर रहेगा उसे लोग बीजेपी का ही सहायक मानेंगे। इस बात को मायावती समझें या ना समझें, लेकिन जो भी इस बार बाहर रहेगा वो साफ भी हो जाएगा और वो हमेशा के लिए उस पर टैग भी लग जाएगा। क्योंकि ये जो लड़ाई है, मैं सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं कि राहुल गांधी तो खुल करके कह रहे हैं, बेखौफ होकर के कह रहे हैं, क्रांतिवीर की तरह। नाना पाटेकर का डायलॉग मुझे याद आ रहा था जब मैंने प्रतापगढ़ में उनको सुना, जब वो कहते हैं कि ये कलम वाली बाई है और ये इनके लिए क्रांति करने के लिए निकली है, ये बुजदिल लोग हैं। राहुल गांधी ने वही कहा कि तुम लोग डरे हुए हो, तुम लोग सोए हुए लोग हो, तुम्हारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तुम्हें तुम्हारी आबादी तक नहीं बताई जा रही है। तो ऐसे में उठ करके जागो। और उन शब्दों में मुझे कई बार बाबा साहब अंबेडकर याद आ रहे थे, कई बार कांशीराम याद आ रहे थे, और वो पूरा सामाजिक आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन कि जिसमें लोगों के भीतर कैसे चेतना पैदा करना है कि अपने निजी स्वार्थों को छोड़ करके। राहुल गांधी ने कहा एक नौजवान से कि रोने से रोजगार नहीं मिलेगा, खड़े होना पड़ेगा इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए। तो ये जो क्रांतिवीर राहुल गांधी जिस तरह से आह्वान कर रहे हैं, और वो उम्मीदों की जो रेला है वो जमीन पर दिख रहा है। जो लोग लखनऊ में थे उन लोगों ने बताया, मैं तो नहीं गया था, लेकिन उन लोगों ने बताया कि जो दीवानगी थी राहुल गांधी के प्रति, और राहुल गांधी बेखौफ, निडर, कोई चिंता नहीं उस व्यक्ति को कि इतनी भीड़ में कहीं कोई उस तरह का कोई मस्खरा ना आ जाए, कोई बदतमीजी न कर दे। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से मिल रहे लोगों से, लोग भी उतना ही अपना हृदय लेकर के उनके सामने है। और आज अखिलेश यादव के साथ जो उनका गठबंधन हुआ है, वो मैं फिर से कह रहा हूं कि 1993 की तरह का गठबंधन होगा जो बीजेपी को दिल्ली से दूर करेगा। वो जो 80 वाली बात कर रही है बीजेपी ना, यहां पर अगर आधी सीटें भी बीजेपी को मिल जाएं तो बहुत बड़ी सफलता होगी। और अगर 40 पर इस गठबंधन ने रोका तो फिर दिल्ली दूर हो जाएगा। इस बात को नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। और अखिलेश यादव, राहुल गांधी का जो एक साथ आना है, और जो बनारस की सीट कांग्रेस पार्टी ने ली है, मुझे तो ये लगता है या मैं सोचता हूं कि बनारस से कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ जाए तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे फिर। एक गंगा का बेटा है और दूसरा दलित का बेटा अगर आ जाएगा, वंचित तबके का बेटा आ जाएगा, अंबेडकर का बेटा आ जाएगा, तो लेने के देने पड़ेंगे नरेंद्र मोदी को। जिस तरह से उन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीना है, संविधान को तार तार किया है, लोकतंत्र को कमजोर किया है। अगर खड़गे साहब उत्तर प्रदेश में बनारस सीट से लड़ते हैं तो नरेंद्र मोदी को उल्टे पांव भागना पड़ेगा और यहीं से वो गठबंधन मजबूती के साथ दिल्ली की तरफ कूच करेगा, ये भी तय है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश क्यों आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ी कड़ी जो है वो जुड़ गई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिसकी बात अभी तक होती थी, अभी तक ये पहली दफा है इंडिया गठबंधन में किसी दल ने, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के पुराने हिस्सेदार हैं या महागठबंधन कह लीजिए, जिसमें कांग्रेस पार्टी, बिहार में कांग्रेस और उधर आरजेडी और जो वाम दल हैं ये तो साथ साथ हैं ही, वैसे ही तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस साथ साथ हैं, और वैसे ही केरल में, महाराष्ट्र में ये तो हैं। लेकिन पहली दफा है कि इंडिया गठबंधन का कोई दल, और उसमें भी सबसे बड़े राज्य में एक गठबंधन, और उसका ऐलान आज हो चुका है। आना चाहता हूं जयशंकर जी आपके पास, उत्तर प्रदेश क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और ये दोनों आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्यों यहां परेशान होना चाहिए बीजेपी को, और क्यों बार बार बीजेपी के लोग या बीजेपी का जो पोषित मीडिया है वो बार बार क्यों इंडिया गठबंधन से ही सवाल करता रहता है कि आपने अभी तक कुछ कहा ही नहीं, बताया ही नहीं। कल ही मैं बता रहा था कि यह भी गठबंधन हो रहा है और अरविंद केजरीवाल के साथ भी गठबंधन हो रहा है। यह भी तय मानिए अगले 2-3 दिनों में अरविंद केजरीवाल भी घोषणा कर देंगे, वहां भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों यहां से परेशानी बीजेपी की शुरू होती है?
नहीं, उत्तर प्रदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है राजीव जी कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से जाता है, उत्तर प्रदेश से जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सांसद हैं, लोकसभा के 80 सांसद चुन के आते हैं उत्तर प्रदेश से। और फिर ये कांग्रेस की परंपरागत जनाधार वाला इलाका भी रहा है, वहां समाजवादियों का इलाका है, बहुजन समाज के लोगों का भी काफी असर है। और देखिए, बात यह है कि कभी कांग्रेस के साथ दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, ये इसका परंपरागत जनाधार होता था। हाल के वर्षों में दलित छिटक गए थे, ब्राह्मण बीजेपी के साथ चले गए थे, दलित कांसीराम जी या बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में चले गए थे, और मुस्लिम जो है, जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद कहिए, जो भी कहिए, तो समाजवादी पार्टी के साथ या बहुजन समाज के बीच में इधर उधर आते जाते रहते थे। हाँ, इधर के वर्षों में दलित और ब्राह्मण खासतौर से जी बीजेपी से तो काफी नाराज हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से ब्राह्मणों के साथ अत्याचार की घटनाएं हुई है, उनकी हत्याएं हुई है, ब्यूरोक्रेसी में भी जिस तरह से उनको नेपथ्य में हाशिए पर रखा जा रहा है, उसको लेकर के उनके अंदर एक बेचैनी है। और उनके लिए कुछ खास किया नहीं सरकार ने, चाहे योगी जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो। और दलितों पे जितने अत्याचार, उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हुए हैं, शायद इस देश के किसी अन्य इलाके में उतना नहीं हुआ होगा। संभव है कि बगल में मध्य प्रदेश में भी उतना हो रहा हो, तो मालूम नहीं है। तो उनके अंदर भी बेचैनी है, लेकिन अब वो जाए तो कहां जाए? कांग्रेस के पास अपना कुछ था ही नहीं जिसके चलते कुछ उसके साथ लोग जुड़ सके। अब जो गठबंधन बन गया है, इससे दलितों को भी सोचने का एक मौका मिलेगा कि समाजवादियों के साथ, चूंकि अंबेडकर लोहिया का पुराना भी एक रहा है, तो समाजवादियों के साथ कांग्रेस आ जाएगी। उसके चलते कम से कम माइनॉरिटीज के सारे वोट और दलितों का बड़ा हिस्सा, और जब ये दोनों जुड़ने जाएगा तो फिर ब्राह्मण भी जो भाजपा से नाराज हैं या उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनका भी बड़ा तबका इधर आएगा। रविकांत बहुत सही कह रहे थे, मेरी एक ही शर्त है कि अगर ये गठबंधन ईमानदार रहा, उम्मीदवारों का चयन जीतने की क्षमता और योग्यता और अनुभव के आधार पर हो, टिकटों में हेराफेरी नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं होना चाहिए। अगर ये गठबंधन ईमानदार रहा तो आधी सीटें से ज्यादा हो सकता है कि इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश से दे देगा। और इसमें जो चंद्रशेखर आ गए हैं, देखिए मायावती जी किधर जाएंगी किधर नहीं जाएंगी बहुत रहस्यमय है, कब क्या उनका फैसला होगा इसके बारे में। लेकिन उनकी इसी उहापोह की स्थिति के कारण खासतौर से दलित समाज का जो युवा वर्ग है, वो कुछ तो समाजवादियों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया था। दूसरा, चंद्रशेखर आजाद जो है, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी दलित युवाओं में एक तरह से आइकन बनते जा रहे हैं, उनका काफी एक आकर्षण बना है। तो अगर वो किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो भारी चंक जो है लेकर के वो आएंगे। जैसे यूपी में दिया है कि 63 सीट लड़ेंगे समाजवादी पार्टी और 17 कांग्रेस लड़ेगी, तो उसमें जैसे हो सकता है कि पल्लवी पटेल की जो ये अपना दल है, खमेरावादी है, उसको 1-2 सीट दे सकते हैं। हो सकता है कि इधर ये चंद्रशेखर आजाद को 1-2 सीट दे सकते हैं, और भी छोटे मोटे दल हैं जो बीच बीच में आते जाते रहते हैं, तो उसमें से किसी को दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जैसे आपने कहा कि हमारा मीडिया जो है इंडिया अलायंस को लेकर के जितना चिंतित रहता है, जितना परेशान रहता है, हाय अब टूटा, हाय कल टूटा, अब टूट जाएगा, कल टूट जाएगा, अब ये नहीं जुड़ रहा है तो वो नहीं जुड़ रहा है, तो सीट शेयरिंग नहीं हो रहा है। हमने किसी एक टीवी चैनल पे ऐसे ही बात हो रही थी मेन मीडिया में, तो हमने पूछा कि भाई आप लोग इतना जो बेचैन रहते हैं, कभी आपने एनडीए के बारे में चिंता क्यों नहीं की है? मतलब आप लोग तो इसका मतलब कि मोदी जी बहुत बेरुखी दिखा रहे हैं। ऐसे तो उनके प्रति आपका प्रेम है, ममत्व है, सब कुछ उस पर निछावर करते हैं, लेकिन एनडीए अलायंस में किस पार्टनर को कितनी सीट मिलने जा रही है कभी आप चर्चा ही नहीं करते हैं। अब जैसे यूपी में ही ले लीजिए, भाई बीजेपी है, अब ओम प्रकाश राजभर उनके साथ जुड़ गए हैं, निषाद पार्टी उनके साथ जुड़ी हुई है, जयंत चौधरी उनके साथ जुड़ गए हैं, और भी 1-2 लोग हैं। उनके बीच में कितना सीट किसको मिलेगा कभी मीडिया में चर्चा नहीं होगी। बिहार में पिछली बार 40 में से 39 सीटें एनडीए जीता था, उसमें 17 सीटें नीतीश कुमार के जनता दल यू ने जीती थी और 17 सीटें भाजपा ने जीती थी, और 6 मिला था लोक जनशक्ति रामविलास पासवान जी की पार्टी को, उसमें से 5 सीटें उन्होंने जीती थी।
अब उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी आ गई है, अब उसमें जीतन राम मांझी जी की पार्टी भी आ गई है, अब लोक जनशक्ति पार्टी दो फाड़ हो गई है, पशुपति पारस और ये चिराग पासवान अलग अलग खेमे में हो। तो इनमें कितना सीट किसको मिलेगा, कभी इस पर कोई चर्चा हुई है क्या? एनडीए में कब किस गठबंधन में कहां जाएंगे? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में पिछली बार अधिकतम सीटें जीत लिया था एनडीए ने, उसमें बीजेपी और शिवसेना एक साथ थे। अब शिवसेना दो फाड़ हो गई है। एनसीपी का भी एक बड़ा गुट जो है वो बीजेपी के साथ एनडीए में आ गया है। तो अब उनको कितना सीट देंगे, कितना नहीं देंगे, कितनी पे बीजेपी लड़ेगी, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी बात जो अभी आपने कहा है कि बहुत जल्दी, देखिए हम लोग तो शुरू से ही इस बात के मानने वाले रहे हैं कि इंडिया अलायंस बहुत मजबूत रहेगा और उसमें ऊपर से चाहे जो कुछ भी दिखाई दे, हो सकता है कि इनको खुश करने के लिए, इनको ओवर कॉन्फिडेंट बनाने के लिए भी इस तरह की बातें होती रहें। वो अपने समय आने पर सब एक एक करके आप देखिएगा सारे एकजुट हो जाएंगे। और पंजाब और दिल्ली में जो आपने कहा आम आदमी पार्टी के साथ, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय किसी को है तो बीजेपी को है। बीजेपी ने जिस ढंग से चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस के आदमी को हराने के लिए सारी ताल तिकड़म, फर्जी, बेईमानी, धांधली सब कुछ करवाया, उसने इन दोनों दलों की एकता को और मजबूत कर दिया है। उनको लगा कि भाई अगर हम दोनों मिल करके रहेंगे तभी हम पंजाब भी जीत लेंगे और दिल्ली भी जीत लेंगे हम। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सही आप कह रहे हैं कि एक दो दिन में कभी भी ये हो सकता है। राहुल गांधी को जिस तरह का सपोर्ट बेस मिल रहा है, अब उनके सामने कम से कम उस तरह की कोई चुनौती भी दिखाई नहीं दे रही है, कम से कम अपोजिशन के अलायंस में, कि कोई उनको उस तरह का करे। तो एक बड़ा तबका युवाओं का और सामाजिक संतुलन भी जिस ढंग का खड़ा हो रहा है ना, चाहे वो दलित, ब्राह्मण, ओबीसी, माइनॉरिटी अगर एक साथ एकजुट हो गए, जैसे वो जिस तरह से गिना रहे थे वो अपनी रैली में वहां पर कि भाई 80%, 85% तो आप लोग हो, लेकिन 90% आप लोग हो, लेकिन आप सोए हुए हो। अगर जिस दिन जग जाओगे, और उसी में वो बार बार, आज तो उन्होंने नहीं कहा, हो सकता है कि लंबा भाषण किया उसमें कहा भी हो कि इसके साथ जो सवर्ण जातियां हैं उसमें भी जो गरीब लोग हैं, जो उसके अंदर भी जो गरीब तबका है वो भी तो इन्हीं में है, उसका भी तो कोई ख्याल नहीं किया जाता है। तो वो भी अगर जुड़ गए तो फिर तो आप टिकेंगे कहां? अगर ये सारे लोग एकजुट होकर के अपने अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिए और मैदान में आ जाएं, तो फिर ईवीएम, पीवीएम और वो जो बैलेट पेपर रद्द करने वाला खेल जो है वो लंबा नहीं चल सकता है। अगर जनता निकल पड़ेगी सड़कों पर तो फिर भाजपा के लोग और एनडीए के लोग पनाह मांगते फिरेंगे। और जो सबसे बड़ी बात क्या है, दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि ये बेशर्म राजनीति का सबसे कुख्यात अध्याय लिखा जा रहा है इस समय भारतीय राजनीति में। हमारे देश का प्रधानमंत्री जिसको कहता है कि भ्रष्टाचार से लिप्त है उसको हम जेल भेजेंगे, जो कहता है कि हमारे पूर्व सैनिकों की विधवाओं के साथ जो बलात्कार किया, मतलब भ्रष्टाचार किया, आदर्श सोसाइटी घोटाले में, बलात्कार मेरे मुंह से गलत निकल गया, भ्रष्टाचार किया आदर्श भूमि घोटाले के मामले में, उसको तो हम जेल भेजेंगे। और वो पार्टी कांग्रेस में एक दिन पहले शामिल होता है, दूसरे दिन राज्यसभा में चला जाता है। भोपाल में रैली में प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब 66,000 करोड़ 67,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला अजित पवार छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं मतलब जेल नहीं भेजेंगे, अपने साथ कर लेंगे। जी। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि अजित पवार जेल में चक्की पीसिंग। अब वो उनके ऊपर बैठ करके उप मुख्यमंत्री बन गए बराबरी के दर्जे पर। इस तरह के तमाम जितने भ्रष्ट चेहरे हो सकते हैं, जितने परिवारवादी चेहरे हो सकते हैं, वो सारे परिवारवादी चेहरे ये भाजपा के साथ उठ करके बैठ रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री हमारे परिवारवाद की राजनीति को गाली देते हैं। सारे परिवारवादी उनके साथ, चिराग पासवान से लेकर पशुपति पारस, ये सारे के सारे लोग। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये ऐसा है, इस बेशर्म राजनीति के अध्याय को दुरुस्त करने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस ही कर सकता है। और मुझे लगता है कि उस लोग काम में लगे हुए हैं। बहुत सही रविकांत कर रहे हैं कि वो क्रांतिवीर की तरह से, उस आदमी को कोई चिंता नहीं है, वो निर्भय, जैसे कहा भी ना कि भाई अगर निर्भय हो जाओगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको चिंता नहीं है कि प्रधानमंत्री पद मिलेगा नहीं मिलेगा, सरकार आएगी नहीं आएगी, जाएगी, क्या होगा। लेकिन हम जिस बात पे खड़े हैं, जिन मसलों को लेकर के हम लड़ रहे हैं, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये बात हमारे जैसे लोगों को बहुत बड़ा आश्वासन देती है। जी राजीव जी, बिल्कुल। राहुल गांधी की बात में एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, जिस परिवार का 2 इंसान शहीद हो गया हो, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनकी दादी, उनके पिता,
और की शहादत हुई, लेकिन देखिए जितनी भीड़ है, राहुल गांधी को वो सिक्योरिटी भी मुहैया नहीं है जो पहले थी, सिक्योरिटी उतनी नहीं है। उसके बाद इस भीड़ में वो चाहे बस की छत पे हो चाहे जीप की छत पे हो, इतनी भीड़ में अगर वो देखिए और इतनी भीड़ में अगर लोगों के बीच जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और खुले तौर पे रख रहे हैं, जो कहना है मुंह पे कह रहे हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं। इसके लिए हिम्मत चाहिए। जो डरो मत का नारा इन्होंने पिछले भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दिया था, वो खुद भी यहां उसको अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। वो खुद में कहीं भी डर भय नहीं दिखाई देता कि इतनी भीड़ है, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन ये सरकार को, इस देश की जो सरकार है उसको सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ सुरक्षा इनकी और बढ़ाई जाए। पहली बात, ये बात बार बार आती है कि सुरक्षा बढ़नी चाहिए, लेकिन ये राहुल गांधी की हिम्मत की दाद देनी होगी और हर तरह की हिम्मत, चाहे यहां खुद के ऊपर सुरक्षा की हिम्मत हो, चाहे जुबान से जो बोलते हैं उसकी हिम्मत हो, बड़ी हिम्मत के साथ यहां बात रख रहे हैं। जिसका जिक्र आप कर रहे थे जयशंकर जी, वही उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें चर्चा हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की चर्चा यहां जरूरी इसलिए है क्योंकि आज यहीं से इंडिया गठबंधन की नींव की बात जो है वो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, फिर आता हूं अनिल सिन्हा साहब के पास में। प्रशांत जी, आप इस डील पक्की, मुहर लग गई, तो इस डील को आप कहां तक, किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं और यहां से क्यों परेशान होना चाहिए बीजेपी को? जी राजीव जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की डील से ये हुई है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से, कि 350 या 400 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ 1-on-1 कैंडिडेट का रास्ता उत्तर प्रदेश से साफ हो गया। अब ये जो गठबंधन है ये स्वरूप लेगा, यहां से अब ये पहिया चल गया। जो आप चर्चा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टी अब यहां पे आ जाएंगी। दूसरी बात कि ईडी और सीबीआई ने इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में जितनी मदद की है उसका धन्यवाद देना चाहिए इनको। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे मदद की है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण घटना आज हुई है राजीव जी, जिसका मैं चर्चा करना चाहता हूं, इसके पहले कि मैं यूपी में आऊं और ईडी और सीबीआई ने कैसे मदद की है मैं बताऊं। आज इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, आप भी देख रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी? इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार गई थी और राजनीतिक पार्टियों से मिली थी। इलेक्शन कमीशन की टीम कई राज्यों में जा चुकी है, लेकिन हर राज्य के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है? ये सुप्रीम कोर्ट का खौफ है राजीव जी। इलेक्शन कमीशन को अब डर लगा है कि उनको भी कहीं अनिल मसीह की तरह तलब ना कर लिया जाए। तो अनिल मसीह बनने से बचने के लिए अब अपनी इमेज को साफ कर रहे हैं कि साहब हम पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और यही इलेक्शन कमीशन राजनीतिक पार्टियों ने, सब राजनीतिक पार्टियों ने समय मांगा हुआ है, उनको समय नहीं दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का खौफ आज इलेक्शन कमीशन को मीडिया के सामने लेकर आ गया। अब बात करते हैं, पहले तो ईडी और सीबीआई वाली जो बात मैं कह रहा हूं, फिर यूपी की मैं चर्चा करता हूं 2 मिनट में। देखिए, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, और उसकी एकमात्र बड़ी नेता है मायावती जी। मायावती जी के पास एक निश्चित वोट बैंक है, वो प्रभावित करती है चुनाव के नतीजे को जी। ईडी और सीबीआई ने उनको घर बैठा दिया। अब उसका जो फायदा है वो इस गठबंधन को मिलेगा। अब इस गठबंधन को चाहिए कि वो कैसे उनके कैडर को, उसके इश्यूज को किस तरीके से एड्रेस करें। जैसे राहुल गांधी इन दिनों एड्रेस कर रहे हैं। मायावती के घर बैठने से ये फायदा है, उनका जो वोट बैंक है वो थोड़ा सा अभी उहापोह में, कंफ्यूजन में जी। उस कंफ्यूजन का फायदा इनको मिल जाएगा। और अब बहुत लेट हो गया मायावती ने, और इंक्लूडिंग अखिलेश यादव ने भी, मैं कहूँगा कि मुसलमानों पे जब भी जुल्म हुए तो उन लोगों ने बोलना बंद कर दिया।
अकेले राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ही बोलती रही। जो जिसका भीड़ जो आप दिखा रहे हैं, ये भीड़ उसका नतीजा है कि जो राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा में जगह जगह, जी, क्योंकि राहुल गांधी राष्ट्रीय मुद्दों में बोलते रहे हैं। तो इस तरीके से एक तो ये कि ईडी और सीबीआई का फायदा जो है वो इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, उन्होंने एक बड़े नेता को घर बैठा दिया। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी का नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश जहां पे योगी आदित्यनाथ 80-20 की पॉलिटिक्स कर रहे थे, वहां पे राहुल गांधी अब 90-10 की कर रहे हैं। अभी आपने सुना कि वो 90-10 का फॉर्मूला बता रहे हैं। और ये गठबंधन जो है इस पूरे समीकरण को, मतलब रुके हुए पानी में पत्थर मार दिया राहुल गांधी ने। अब आप देखिए कि इस लहरों में कौन कौन निकल जाएगा। मुझे लगता है कि मैं बाकी साथियों से सहमत हूं कि 40 सीटें बीजेपी के पास आ जाएंगी तो बड़ी बात होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 80 सीटों, जी 80 सीटों की बात प्रशांत जी, 80 सीटें हम जीतेंगे दावा करने वाली। और बहुत सही कह रहे थे यहां जयशंकर जी कि अगर ईमानदारी के साथ दोनों दल, और जैसा अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जितनी ईमानदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और दोनों के बीच जो अगर कहे बॉडी लैंग्वेज को देखिए, दोनों के बीच एक आत्मविश्वास की बात कीजिए, चाहे वहां पर दोनों दलों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के, और दोनों जैसी बात कर रहे थे उससे साफ समझ में आ रहा था कि अब यहां से ये पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हैं। कम से कम इस चुनाव में तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि देर ही सही लेकिन मजबूती के साथ ये आज एक मंच पे मौजूद थे और खुलकर के कहा गया कि 17 सीटों पर तो कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन 63 सीटों में समाजवादी पार्टी और जितने भी गठबंधन, हमारे इस इंडिया गठबंधन में जितने भी दूसरे सहयोगी आएंगे, दल आएंगे, उनको हम इसमें से सीटें देंगे। या ये खुलकर यहां बातें हो रही हैं और तमाम दल एक साथ लड़ें। एक और भी बहुत मजेदार तथ्य यहां सामने आया है। अभी कल एक बयान आया स्मृति ईरानी का, सुना होगा आप लोगों ने। स्मृति ईरानी ने कहा कि इंडिया गठबंधन से नहीं बल्कि अमेठी से राहुल गांधी अकेले लड़े, लड़के दिखाएं तो जाने। तो यह सवाल, कहीं बातें हो रही थी तो यह भी पूछा जा रहा था कि स्मृति ईरानी जी आप भी अकेले लड़ लीजिए राहुल गांधी के सामने, आप क्यों अपना दल और ऐसे तमाम दूसरे दलों के कैंडिडेट्स के साथ कैंडिडेट्स न उतारने के दम पे आती हैं। आप इंडिया गठबंधन से नहीं, आप बीजेपी के सामने आके लड़ ली, बीजेपी से आप और कांग्रेस से राहुल गांधी लड़ लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो बातें बहुत हैं और ये जो आप कह रहे हैं, या आपसे पहले हमारे दोनों साथी प्रोफेसर रविकांत जी और जयशंकर जी जो बात कह रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि अब यहां से एक दूसरी मजबूती दिखाई दे रही है और यहां से एक जो रुकी हुई गाड़ी या रुका हुआ पहिया जो है वो अब यहां से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सही आप कह रहे थे। जरा आना चाहता हूं अनिल सिन्हा, कुछ जोड़ना चाहते हैं? प्रशांत जी प्लीज जोड़ लीजिए, फिर अनिल सिन्हा जी के पास। जी राजीव जी, मैं तो आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूं। अगर आप 2019 का चुनाव के नतीजे देखेंगे तो वो स्क्रीन पे ले आइए जरा, 2019 के चुनाव के नतीजे हम अभी दिखा रहे थे, जरा स्क्रीन पे ले आइए। ये नतीजे हैं प्रशांत जी। जी, तो ये 7-8% इनका वोट शेयर बढ़ा था बीजेपी का, लेकिन सीटें 13 कम हुई थी उत्तर प्रदेश में। तो ये भी हम नहीं भूलें कि सीटें कम हुई थी उत्तर प्रदेश में। और अब सबसे बड़ी बात यह है राजीव जी कि इसी उत्तर प्रदेश में ये सीटें आपको दिख रही 62 सीटें पुलवामा के बाद की सीटें हैं। और पुलवामा के पहले के इलेक्शन सर्वे अगर उत्तर प्रदेश के आप देखेंगे तो लगभग सारे इलेक्शन सर्वे इसी मीडिया के जो दिन रात बीजेपी का गाना गाता है, ये भी 40-45 सीटें ही दे रहा था। तो अब बगैर पुलवामा के इस गठबंधन के साथ राहुल गांधी जो 90-10 का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उसके साथ ये चुनाव होगा। और मुझे डर है कि कहीं बीएसपी या मायावती जी का स्थिति जो है वो उत्तर प्रदेश की जेडीएस न बन जाए। वो
राजीव जी। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की जेडीएस जानते हैं दोस्तों, जनता दल सेकुलर जो है ये देवेगौड़ा की पार्टी है कर्नाटक में, और कर्नाटक में देवेगौड़ा साहब की क्या स्थिति हो गई है, और खासकर कर्नाटक का जो चुनाव हुआ था अभी उस समय विधानसभा का चुनाव, उसके बाद से आप देखिए 15 में से 13 कैंडिडेट उनके हार गए थे जो अल्पसंख्यक वर्ग से थे। तो ये स्थिति कहीं मायावती जी की ना हो जाए। मायावती जी भी, बहन मायावती जी भी सोच रही होंगी कि अब आगे क्या किया जाए, रणनीति कुछ जरूर बना रही होंगी। लेकिन अनिल सिन्हा जी, आपसे जरा समझूं, यहां से क्या आपको भी लगता है एक रुकी हुई गाड़ी स्टार्ट ले चुकी है और परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती हुई दिखाई देंगी? क्योंकि अंदर खाने तो सब कुछ हो रहा था, स्टार्ट भी थी गाड़ी, हम लोग उसको देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, जान भी रहे थे, लेकिन ढोल पीटने वाले इतने हैं, नगाड़े बजाने वाले इतने हैं कि उसमें हमारी आपकी आवाज थोड़ी सी दब जाती है। लेकिन सच्चाई जब सामने आती है तो इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानी भी आ जाती है, और उसमें चंडीगढ़ मेयर चुनाव की कहानी भी आ जाती है। और देखिए पिछले दिनों लगातार, और आज उत्तर प्रदेश की कहानी है, किसान तो नाको दम किए हुए हैं ही। क्या कहेंगे? बजाने वाले बात कही आपने, ड्रम बजाने वालों ने तो कल तो घोषणा ही कर दी थी कि टूट गया गठबंधन जी, और पूरा चल रहा था, दिन भर चलाया। और आज मैं देख रहा था कि जब उनकी घोषणा हो गई कि सब अंत भला तो सब भला का जो स्टेटमेंट आ गया अखिलेश जी का, उसके बाद से उन्होंने धीरे धीरे कम किया और कोई लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ने नहीं दिखाई। मेरा जहां तक अंदाजा है, मैं जो जहां तक देख रहा था, किसी ने उनका लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाया। और अब उसके बाद वो चले गए, सारा उनका जो दंगल हल्ला बोल टाइप का जो प्रोग्राम सब रहता है, वो सारे प्रोग्राम होने लगे शंभू बॉर्डर पे और कहीं कहीं, और ये बात बस आई गई जैसी वो चलाना शुरू किया। तो वो तो मीडिया ने किया, लेकिन मैं इसमें देखिए कि मीडिया को जो ABCD है इसका क्या कहते हैं जर्नलिज्म का, वो भी नहीं पता। कम से कम कहीं कुछ लगाए, मतलब शर्त भी लगाए कि हो सकता है नहीं हो सकता है, कुछ जो सावधानी है वो भी नहीं बरती उन्होंने, सूत्रों के हवाले से खबर ही चला दी। खैर वो तो जाने दीजिए, लेकिन मैं आपने वो जो कहा कि पहिया जो चल पड़ा है, पहिया चल पड़ा से ज्यादा मुझको ये बिंब नजर आता है कि जैसे सेतु बीच में टूटा हुआ हो पुल, एक वो पुल जो है बीच अब पूरा बन गया है। क्योंकि हिंदी पट्टी को अगर आप देखेंगे तो हिंदी पट्टी में जो गैप था वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का गैप था, क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो कांग्रेस ही लड़ रही है, तो वहां इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस, और बिहार है ही, झारखंड है ही। लेकिन इस बीच में जो हिंदी पट्टी में एक बड़ा गैप, जो रास्ते में जो लगता है कि हाईवे पे कहीं पास ये रोड जो है टूटी हुई स्पीड ब्रेकर हो, वो स्पीड ब्रेकर की तरह था, वो स्पीड ब्रेकर पार कर लिया है इंडिया गठबंधन ने। ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि अखिलेश ने ग्राउंड रियलिटी को समझा कि जो शिफ्ट हुआ है, जो वोट शिफ्ट हुआ है कांग्रेस की तरफ, अल्पसंख्यकों का वोट शिफ्ट हुआ है, गरीब या जो तबके हैं वो जिस तरह से राहुल गांधी की तरफ आकर्षित हुए हैं, जो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की है उसका असर हो रहा है। तो राजनीति को उस तरह से उन्होंने बदला, क्योंकि आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह की का रवैया उन्होंने अपनाया था, जिसका नुकसान हुआ इंडिया गठबंधन को, और जो नैरेटिव उसकी पराजित हुई और इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को, तो वो नैरेटिव को वो समझ में आया उनको कि ये जो है नहीं चलेगा। दूसरा है एक चीज और इसमें इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो प्लेयर्स हैं, अनसीन प्लेयर्स, अनसीन नहीं मतलब वो तो सीन नहीं, वो तो सामने से ही है, ईडी, सीबीआई, ये यहाँ ऐसा नहीं था कि समाजवादी पार्टी पर ये दबाव नहीं थे, और जिस तरह से ममता बिदक रही है और इस तरह का दबाव जो है बाकी जगह अशोक चौहान चले गए वहां, तो ईडी सीबीआई तो वहां भी मौजूद था, लेकिन उसने हेमंत सोरेन की तरह हिम्मत दिखाई, तेजस्वी की तरह हिम्मत दिखाई अखिलेश ने, कि वो जो है सो इसको दरकिनार, इसको रेखांकित करना चाहिए, क्योंकि ये सारे दबाव जो है उसको छोड़ करके उस दबाव को उन्होंने किया, क्योंकि जो लोग जानते हैं उनको पता है कि कितना दबाव में है मतलब समाजवादी पार्टी या उनका मुलायम सिंह का परिवार इन एजेंसियों के दबाव में।
लेकिन उसको उसने किया। तो हम एक और देखते हैं कि जो राहुल गांधी फील्ड में जिस तरह से उतर करके लड़ रहे हैं, तो हेमंत सोरेन से लेकर के अखिलेश यादव तक, तेजस्वी यादव तक, आप देखेंगे कि जो एक तबका है जो मतलब आदिवासी है, गरीब, पिछड़ा, वो लड़ रहा है, इनकी एजेंसी से भी टकरा गया। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वल्नरेबल, जैसे जिस तरह से मायावती ने जिस तरह दिखाया था कि एकदम सरेंडर कर गई, तो वो इन लोगों ने ये उसके सामने ला। एक लास्ट पॉइंट मैं और कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी की जो ये है यात्रा है, उसको और एक चीज दृष्टि से देखनी चाहिए कि जो लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स है, भाषा है राजनीति की, कि जिस तरह से फूल वर्षा हो रही है और उसके बाद सारे चैनल चला रहे हैं, और ये जो है मैं आया और मैंने जीत लिया वाला जो ये क्या कहते हैं हीरो पदार्पण करता है मंच पर, उसके बदले एक आम आदमी जिस तरह से डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण या गांधी जी जिस तरह से लोगों से संवाद करते थे, और जिस तरह से एक आम आदमी से बात कर रहा है, मंच पर उसको बिठा रहा है अपने साथ और उसको बोलने की ये कर रहा है, ये लैंग्वेज जो 10 साल में जो बनी है बीजेपी की पॉलिटिक्स की, उस लैंग्वेज को ध्वस्त कर दिया है राहुल गांधी ने। नतीजे क्या आएंगे मैं इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स से जो भाषा है, राजनीति की भाषा, फूल वर्षा करो और हाथ उठाओ और पूरा कैमराबाजी करो, वो उसको उन्होंने बदल दिया है। इसको भी रेखांकित करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे की पॉलिटिक्स को इसका असर हो। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तारीफ आज शरद चंद्र पवार ने भी की है। शरद पवार जानते हैं एनसीपी, शरद चंद्र पवार अब नया उनकी पार्टी है, इसलिए मैंने जरा उनका पूरा नाम ले लिया। लेकिन शरद पवार ने आज जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, कई लोग पूछते हैं कि अभी क्या जरूरत है उनको भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने की, लेकिन उन तमाम लोगों को शरद पवार ने यह कहकर चुप कराने की कोशिश की है कि इस यात्रा से जबरदस्त लाभ मिलने जा रहा है, फायदा होने जा रहा है। हिंदी पट्टी में, हिंदी बेल्ट में ये जो कुछ अभी हो रहा है और इसी की तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दक्षिण तो बिल्कुल साफ है बीजेपी के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन जैसे बहुत सही कह रहे थे अनिल सिन्हा जी की एक सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश, और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि क्या यहां पर इंडिया गठबंधन जो है वो बनेगा, इंडिया गठबंधन में कोई यहां से कोई दल आएगा, और यहां से ही शुरुआत हुई है। ये शुरुआत आगे कितनी अच्छी रहने वाली है वो हम धीरे धीरे आप तक पहुंचाएंगे ही, इसलिए ये खबर जरूरी है, क्योंकि यहां से एक खबर वो भी आ रही थी कि शायद 2 या 1 सीटों पर सहमति मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के साथ बनी है, 1 या 2 सीटों पे ये सहमति भी बनी है। और आगे कुछ जैसे उत्तराखंड में 1 सीट कह रहे हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, 1 सीट पर यह सहमति बन गई है। और ऐसे आप याद कीजिए कि एक उपचुनाव में उत्तराखंड में हार इसलिए मिल गई थी कांग्रेस पार्टी को क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दिया था बागेश्वर से, लेकिन वहां अब अगर ये साथ साथ लड़ेंगे तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 5 की 5 सीटें उत्तराखंड की, 4 की 4 सीटें हिमाचल प्रदेश की, 10 की 10 सीटें हरियाणा की, 25 में से 24 सीटें एनडीए, 25 की 25 राजस्थान की। अब राजस्थान है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ये 4 राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र कर रहे थे आप अनिल सिन्हा जी। और इन चारों राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, खेल यहां सबसे बड़ा है। और यहां पर चारों राज्यों में खासकर 3 जो राज्य हैं जहां पर इस बार कांग्रेस नहीं जीत पाई है, वहां के मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि कम से कम अपनी हार का बदला यहां जीत में तब्दील करके दे दे, कम से कम आधी सीटें भी जिता कर दे दें। भूपेश बघेल हो या कमलनाथ हो या अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट हो, ये सब जो आपस में लड़ रहे थे, ये सब आपस में न लड़के कम से कम इन 3-4 राज्यों में मजबूती के साथ काम कर दें, तो फिर यहां बीजेपी की 50 सीटें खत्म हो जाती हैं, जिन 50 सीटों और 60 सीटों के लिए बार बार उत्तर भारत से हिंदी बेल्ट से बात कही जा रही है। और 50-60 सीटें बीजेपी की अगर नॉर्थ इंडिया में खत्म हो गई तो कहां से सरकार आ रही है बीजेपी की, कोई बता दे। और बहुत दुर्भाग्य है डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कि कई कांग्रेस के लोगों से बात होती है तो वो हथियार डाले हुए आज की तारीख में नजर आते हैं, कहते हैं पता नहीं, लग रहा है कि ये तो गया, अगला चुनाव ही देखना होगा। भाई आ गए, आप रहोगे कि नहीं रहोगे, अभी तो दम लगा के लड़ लो।
कई कांग्रेस के नेता ऐसे भी सुनने में आ रहे हैं आजकल, पर्सनली कह रहा हूं, पर्सनल इंप्रेशन बता रहा हूं मैं। लेकिन छोड़िए, अभी उसकी बात ना करके बात हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं और यहां से ये गाड़ी कैसे आगे बढ़ रही है। चूंकि आप छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं और इन चारों बेल्ट की बात मैं कर रहा था, और स्पेशली चूंकि आपके पास में आने से पहले ये सवाल, ये कुछ बातें रख रहा था, जोड़ रहा था। मध्य प्रदेश भी है जहां कमलनाथ डावाडोल स्थिति में नजर आ रहे थे और अभी भी सब कुछ ठीक नजर नहीं आता है, और अगर है भी तो नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी नजर आता है, क्योंकि वहां पर मध्य प्रदेश की कमान अब किसी और के हाथ में, जीतू पटवारी के हाथ में है, और सब कुछ सीज हो चुका है कमलनाथ का। और इस कांड के बाद से तो और भी सीज हो चुका है, उनके ऊपर भरोसा करे तो कौन करे। लेकिन क्या आपको लगता है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, इन पट्टी में भी उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है, यहां से जो एक मनोबल बढ़ेगा उसका असर पड़ते हुए दिखाई देता है? भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कितना काम करते हुए आज की तारीख में दिखाई दे रहे हैं, जरा वो बताइए। चाहे उधर दूसरे राज्यों में कौन कितना काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, और सबसे बड़ी बात कि क्या यहां अगर इस पट्टी में अगर रोक दिए तो फिर कौन है जो बीजेपी को जिताने वाला यहां दिखाई देता है? राजीव जी, देखिए, जो आपने अभी उत्तर प्रदेश के जो फिगर्स दिखाए हैं उसमें मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के साथ साथ बाकी सब लोग को जीत का फार्मूला मिल सकता है। 2014 और 2019 में समाजवादी पार्टी की सीटें 25 से 6 पे कैसे आ गई, अगर इसको ही हम जान लें तो आपको पता चल जाएगा कि इस गठबंधन का कितना जबरदस्त महत्व है। कॉम्पिटिटिव चार्ट ले आइए जल्दी से, कॉम्पिटिटिव चार्ट ले आइए जिसमें 2009, हाँ ये 2009, 14 और 19 की बात कर रहे हैं आप जी, प्लीज इस चार्ट को देख के बताइए। तो आप जी तो आप इसमें देखिए कि केवल 1.5-2% के ही फर्क में, वोट परसेंट में, समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें जो है वो घट गई। अगर इस समय फिर से सामाजिक ध्रुवीकरण हो गया, वोटों का ध्रुवीकरण हो गया इन दो पार्टियों के बीच में, तो आप समझ सकते हैं कि वोट परसेंटेज कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। इस इंडिया गठबंधन का आज जो यहां पर उत्तर प्रदेश में जो एक सेटलमेंट हुआ है सीटों को लेके, मुझे ऐसा लगता है कि दो लोग पछताएंगे। अब पहले नीतीश कुमार पछताएंगे कि वो इंडिया गठबंधन से क्यों निकल गए, और दूसरा मुझे लगता है कि जयंत चौधरी को भी पछतावा हो सकता है। दूसरी बात, अब दो महिलाएं जो हैं, हमारी नेत्रियां जो हैं, वो रिथिंक करेंगी इनके साथ वापस जुड़ने का। कम से कम ममता बनर्जी इसको गंभीरता से लेंगी, और दूसरा मायावती भी इसको गंभीरता से ले सकती हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन के साथ जो आएगा उसे लाभ मिलेगा, ये बात भी सोचना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस डील को बिल्कुल लास्ट मोहर लगाने के पहले इंडिया गठबंधन के इन तीनों जो दोनों मुख्य पार्टनर है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इनको एक बार मायावती को पूछ लेना चाहिए, तो मौसी मैं ये रिश्ता पक्का समझू, हम आपस में जो रिश्ता बना रहे हैं इसको हम पक्का कर ले कि आपको इसमें कुछ करना है। तो मुझे लगता है कि उनको एक बार पूछ लेना चाहिए, ये अंतिम अवसर है शायद उनके लिए। तीसरी बात, अब आपके मुख्य इस पे आता हूं कि किस प्रकार से पर्दाफाश हो रहा है बीजेपी के एजेंडे का चहुं तरफा। इस समय मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सामने है, 3-4 अलग अलग दिशाओं से बीजेपी का केवल एजेंडा का ही पर्दाफाश हो रहा है। देखिए, राहुल गांधी जो यात्रा निकाले हैं उसका नाम है सामाजिक न्याय यात्रा। आपको याद होगा जब ये यात्रा निकल रही थी तो उस समय जयराम रमेश ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बताया था कि इसमें राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, जिन तीनों मोर्चों पर बीजेपी पूरे भारत को जो है एक प्रकार से बर्बाद करने पर तुली है, तो ये उसका जो एजेंडा था उसको राहुल गांधी ने तार तार कर दिया है पिछले कुछ समय से। अब छोटे से छोटा व्यक्ति भी समझने लगा है कि हम किस प्रकार से बर्बाद हुए हैं। खासकर देखिए, पिछले कुछ दिन जो युवाओं को बुला रहे हैं, तो युवा बता रहे हैं, अब वो समझने लग गए हैं कि किस प्रकार से हमारे पास से जॉब जो है वो जा रहा है। अभी पिछले दिनों एक साल पहले की ये फिगर्स हैं, इसमें बताया ये गया है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं पिछले समय से, जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, तो 13 तक की फिगर और अभी तक की 2022 की फिगर में पीएसयू से ही कम से कम 3.5-4 लाख नौकरियां जो खत्म हो गई हैं। और जो मनमोहन सिंह जब छोड़कर गए थे तो उस समय ठेका मजदूरों की जो प्रतिशत था वो लगभग 19% था, आज वो 42% हो गया। राजीव जी, मतलब 42% जो आज का वर्कफोर्स है पीएसयू में, वो ठेका मजदूरों को दे दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जॉब की कितनी कमी है। राहुल गांधी इसे ही बता रहे हैं। दूसरा मोर्चा जो खुल गया है वो किसानों ने खोल दिया है। किसान का एमएसपी एक छोटा सा मुद्दा हो सकता है उनके अपने लिए, लोगों को लगता है कि इस एमएसपी में केवल किसानों से इसका संबंध है, लेकिन अब ये लोगों को पता चलने लग गया है कि किस प्रकार से जो है एमएसपी न देकर किस प्रकार से सबका नुकसान भी हो रहा है। एक और मैं आंकड़ा बता रहा हूं कि इस समय पूरे दुनिया में गेहूं की जो
कीमत है वो 26% कम हुई है। लेकिन भारत में जो आटा जो है वो 8% उसकी कॉस्ट जो है वो एवरेज बढ़ी है। मतलब दुनिया में गेहूं सस्ता हो रहा है, लेकिन आपके यहाँ जो है आटा अभी भी महंगा मिल रहा है। ये चीजें जो है धीरे धीरे खुलती जा रही है। आर्थिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना चाहते हैं तो आपको एक विमर्श वो करना पड़ेगा जो लोगों के पास जाए, लोगों के समझ में आए। इसमें कोई शक नहीं कि पहले भी ये बताई जा रही थी चीजें, लेकिन उस समय लोगों की आंखों में एक चश्मा चढ़ा हुआ था, नशा चढ़ा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि अगर पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो शायद इसके पीछे कोई राष्ट्रीय भावना है, हमारा देश मजबूत हो रहा है। हथियार खरीदे जा रहे थे, कम कीमत के राफेल अधिक कीमत पे खरीदे गए, तो लोगों को लग रहा था कि अब पाकिस्तान को जवाब देंगे। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। तीसरा एक महत्वपूर्ण मोर्चा जो खोल दिया है वो बहुत अच्छी बात है, वो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है। ये आजादी के बाद पहला ऐसा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मेयर को हटाइए और ये जो मेयर है ये मेयर नियुक्त किया जाता है। कुलदीप कुमार मेयर बन गए। मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी अब पता चल गया है कि किस प्रकार से आपको निर्णय लेना है, वरना ये जो बुलडोजर चला आ रहा है मोदी का, वो तमाम संस्थाओं को तो उसने बुलडोज कर ही दिया है। न्यायपालिका कितनी बची रहेगी ये भी उसे पता चल गया है। इसलिए मुझे लग रहा है कि एजेंडे का चौतरफा पर्दाफाश हो रहा है। बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कहां कहां जवाब दे और कहां कहां एक्सप्लेन करे, और असली बात तो है कि वहां पर एक्सप्लेन करने वाला कोई है ही नहीं। परिवारवाद की बात पूरी की पूरी विफल हो गई है। लोग जान गए कि आप परिवारवाद की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन उन सारे लोगों को आप ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ अब देखिए पूरा 1 महीना बचा है राहुल गांधी की यात्रा को, 20 मार्च को खत्म हो जाएगी। इस बीच चुनाव अगर घोषित हो जाता है तो वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लाभ में ही होगा, क्योंकि उनका प्रचार जो है वो तो चल ही रहा है, वही आगे बढ़ेगा। राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑलरेडी प्रचार चल रहा है। राहुल गांधी ऑलरेडी उधर पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक प्रचार में ही लगे हुए हैं और अभी हिंदी बेल्ट में हैं। और हिंदी बेल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हर लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर बहुत ज़्यादा मजबूत बीजेपी है और उसमें सेंधमारी की कोशिश, और उसमें कितना सफल होगा इंडिया गठबंधन ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जो हम देख पा रहे हैं वो साफ दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश में डील पक्की हो गई है, मुहर लग गई, लेकिन ये कहीं न कहीं परेशानी का सबब जरूर है बीजेपी के लिए और उस मीडिया के लिए जो लगातार ये कहता रहा। क्योंकि यहां से क्या अमलेंदु जी, क्या यहां से जो झूठ का प्रसार होता रहा है उस पर कुछ विराम लगते हुए आप देखेंगे? क्योंकि जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एक आध चैनल पे मैं देख रहा था कि खबर फ्लैश हो रही थी कि केजरीवाल के साथ, मतलब उसका जो दिखाने का मकसद था वो ये था कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो रहा है। अब आप अभी कल तक तो लगे हुए थे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो रहा है, लेकिन जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही थी लखनऊ में, उसी समय यह दिखाया जा रहा है कि यहां पर दाल नहीं गलेगी, इंडिया गठबंधन जो है यहां पर बिखर रहा है। और दिल्ली, पंजाब ऐसे राज्यों में केजरीवाल और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होने जा रहा है, यह बताया जा रहा था। तो जरा आपसे समझूं कि इस डील के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और अखिलेश यादव के अब पक्के तौर पर इंडिया गठबंधन में आने के बाद क्या कुछ देखा जाए, और क्या यह भी उम्मीद किया जाए कि बहुत जल्दी डील उधर भी वेस्ट बंगाल में भी होने वाली है? क्योंकि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दीदी की बात सबसे ज्यादा अगर कोई मानता है, सुनता है, तो वो अखिलेश यादव हैं आज की तारीख में। निश्चित तौर पर राजीव जी, और मुझे लगता है कि जो देखिए, आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब ब्रेकिंग की थी कांग्रेस के, जिस दिन खाते सील किए गए थे, उस दिन गुरदीप सिंह सप्पल जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और चेयरमैन है किसी विभाग के, वो अपने यहाँ मौजूद थे और आपने उनसे सवाल पूछा था इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर के। तो उन्होंने कहा था कि राजीव जी थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि 350 सीटों पर 1-to-1 कैंडिडेट होगा, सब हमारी डील पक्की है। तो ये उनका जो दावा था राजीव जी, हम लोगों ने जो खबर ब्रेक की थी उस खबर का एक अंश जो है उसको कहा जाए तो आज ये जो है वो सामने आया है कि जो खबर हमने ब्रेक की थी कि 350 पे 1-to-1 कैंडिडेट होगा, तो 80 सीटों का परिणाम सामने आ गया है कि 80 सीटों पर 1-to-1 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के सामने होगा। 40 सीटें जो बिहार की हैं वहां पहले से ही तय है कि वहां 1-to-1 कैंडिडेट होगा। 14 सीटें झारखंड की जो है वहां पहले से ही तय है कि वहां 1-to-1 कैंडिडेट होगा। तो
तो ये मतलब 3 राज्य एक तरीके से कहा जाए 120 और 14 मतलब 134 सीटों का मतलब डील पक्की एक तरह से फाइनल हो चुकी है कि यहाँ 1-to-1 कैंडिडेट होगा। अरविंद केजरीवाल का राजीव जी कल ही बयान था कि हमारी डील हो चुकी है और उसकी केवल घोषणा बाकी है, और पंजाब में हमने आपसी सहमति से अलग अलग लड़ने का निर्णय लिया है, यानी कि वहां भी डील पक्की हो गई है आम आदमी पार्टी के साथ भी, ये भी एकदम स्पष्ट है। उसकी जो फॉर्मल घोषणा होनी है, जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की फाइनली घोषणा हुई है, तो ये डील इस तरीके से मिलाकर पक्की होती चली जा रही है। अब जहां तक राजीव जी इस मीडिया के दुष्प्रचार का सवाल है, तो देखिए इनको कोई ना कोई दुष्प्रचार करना है, वो चाहे किसी भी तरीके से करें। अभी तक सपा को लेकर के और कांग्रेस को लेकर के दुष्प्रचार करते थे, और दुष्प्रचार इतना ज्यादा राजीव जी कि ठीक है, आप अगर किसी चैनल में नौकरी कर रहे हैं और उसकी कोई पॉलिसी है तो आप वहां कुछ भी बात कीजिए, लेकिन अगर आप अपने व्यक्तिगत ट्विटर अकाउंट पे आकर के उस दुष्प्रचार को हवा दे रहे हैं और वहां दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पेड ट्रोल जो है वो बन चुके हैं। तो हमारे मीडिया के जो साथी जिस तरीके से काम करते हैं, तो हालांकि टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मीडिया के ही साथी हैं, लेकिन जिस तरीके से चीजें हो रही हैं तो उसमें इस टिप्पणी से बचा भी नहीं जा सकता, ऐसी टिप्पणी करनी भी पड़ेगी। ये बताना पड़ेगा कि कौन आदमी जो है वो पत्रकारिता का धर्म छोड़ करके ट्रोल का धर्म जो है वो निभा रहा है और किसके लिए ट्रोल का धर्म निभा रहा है। तो इसलिए ये टिप्पणी मुझे लगता है कि आवश्यक हो जाती है राजीव जी। अब जिस तरीके से आपने कहा कि क्या ममता बनर्जी भी करेंगी, मुझे लगता है राजीव जी कि ममता बनर्जी भी निश्चित तौर पर करेंगी, और ये भी हो सकता है कि जैसा कहा भी किसी ने, शायद प्रशांत जी ने कहा कि कोई इंतजार कर रहे होंगे किस समय तक जो है वो ईडी सीबीआई के ना हो जाए, तो अभी समय है चूंकि चुनाव की घोषणा होने का, तो ईडी सीबीआई तो अभी भी सक्रिय हो सकती है और रहेगी सक्रिय, कहीं ना कहीं तो ईडी सीबीआई कर ही रही है। तो लेकिन वो ईडी सीबीआई अब मुझे लगता है राजीव जी उतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि अब चुनाव सिर के ऊपर है, और इस समय किसी को ईडी सीबीआई के जरिए बुलाना जो है वो साफ साफ ये संदेश देगा कि भारतीय जनता पार्टी अब बुरी तरीके से घबरा चुकी है। हालांकि ये सब समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घबराई हुई है और 200 सीटें भी लाना उसके लिए मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जो सबकी चोरी करते फिर रहे हैं। दूसरा जो उत्तर प्रदेश को लेकर के राजीव जी 2 संकेत हैं। जो जयंत चौधरी की जो आपने कहा था कि उन्होंने एक ट्वीट किया, तो वो ट्वीट उन्होंने सिर्फ वो इसी को लेकर के नहीं किया, आईपीएस को लेकर के खालिस्तानी कहा जी, जसप्रीत सिंह को, इनको ही लेके नहीं किया। उससे पहले उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो अपने लोगों के बीच में बैठे हुए कह रहे हैं कि मैंने अभी किसी गठबंधन की घोषणा नहीं की है और मैं अपने लोगों के हित देख करके घोषणा करूंगा। ये अभी परसों का उनका वायरल हो रहा है जयंत चौधरी का, यानी जयंत चौधरी अभी ये नहीं कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ चले गए हैं। और जब राज्यसभा में वो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पे अपनी टिप्पणी दे रहे थे, उसके बाद बाहर निकल करके जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा भाई मैंने तो किसी के ऊपर कोई सवाल किया ही नहीं था, मैं तो चौधरी साहब को भारत रत्न के लिए था वो उस पर धन्यवाद अदा कर रहा था। यानी उस समय भी एक सेफ गेम खेलने की कोशिश जयंत चौधरी ने की। तो जयंत चौधरी भी क्या पलटी मारेंगे अब ये देखना है। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो चवन्नी है, थोड़ी जो पलट जाऊंगा, तो वो चवन्नी पलटती है कि कितनी जल्दी, एक बार तो पलट चुकी है, अब वो दोबारा पलटती है नहीं पलटती, ये देखना होगा। मैं चवन्नियों की उतनी चिंता नहीं है राजीव जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चवन्नियों से बड़े रुपया आ गए हैं सामने, तो ये 16 आने जो खड़े लोग हैं, ये कितना 16 आने खड़े रहते हैं और किस तरीके से 24 कैरेट के लोग जो हैं वो चुनाव में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती पेश करते हैं राजीव। उनका भाषण आपको याद है ना, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, वो उन्होंने जो भाषण दिया था राज्यसभा के अंदर, उन्होंने कहा था कि आप में मैं चौधरी साहब को देखता हूं, याद है ना। तो पता नहीं ये सारी बातें याद रहेंगी कि नहीं याद रहेंगी, लेकिन चलिए, जयंत चौधरी यहाँ मायने नहीं रखते हैं। मायने जो है वो गठबंधन है और चर्चा उसी की कर रहे हैं हम दोस्तों। और चर्चा में सबसे बड़ी बात यहाँ ये कि क्या अभी तक जिस खेल को बीजेपी खेल रही थी, देखिए जब से गठबंधन हुआ है, प्रोफेसर रविकांत जी एक बार फिर से आना चाहता हूं आपके पास, जब से ये गठबंधन, चूंकि शुरुआत से हम लोग कवर कर रहे हैं, प्रशांत टंडन जी और मैं पर्सनली, हम लोग उन जगहों पे गए जहां जहां ये गठबंधन, चाहे बेंगलुरु में हो मीटिंग, चाहे ये मीटिंग मुंबई में हो जहां गठबंधन का नाम इंडिया दिया गया था, इन सब जगहों पर रहे हैं और बहुत नजदीक से हमने देखा इन तमाम नेताओं की बातों को और तमाम चीजों को अलग अलग ढंग से हम लोगों ने इन सबसे बात करके जो देखा, समझा, सुना, उस आधार पे कह रहा हूं। और जो फाइनल मीटिंग इनकी दिल्ली में हुई थी, वहां हमारी सहयोगी बुशरा खानम जी भी मौजूद थी और आप लोगों तक हमने पहुंचाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या यहां से जो परिस्थितियां हैं,
अभी तक जो शुरुआत से कभी इंडिया गठबंधन को घमंडिया कहा गया, कभी किसी और आतंकवादी संगठन से जोड़ा गया, तो कभी कुछ और कहा गया, बहुत सारी बातें हुई, नाम नहीं लेना है यहां तक हुआ, और इंडिया नाम को लेकर PIL तक दर्ज करवाया गया सुप्रीम कोर्ट में। ये सब कुछ हम लोगों ने देखा। अब इंडी गठबंधन कहा जाता है, कह रहे हैं लोग, हालांकि पूरा नाम ND गठबंधन तो नहीं कहते हम NDA को, लेकिन ये इंडी गठबंधन जरूर कहते हैं। ये सब कुछ है ऐसे, तो आप अपने गठबंधन को भी NDA को ND गठबंधन कहिए ना, आप वो नहीं कहेंगे। और लेकिन उनके जो उसी टाइप के जो लोग हैं जो इसको बढ़ाते हैं, जिसको मीडिया कहते हैं, वो वही कह रहे हैं। चलिए वो क्या कहते हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन मायने ये जरूर रखता है, जिस सवाल पे आना चाहता हूं ये कि क्या इस जोरदार झटके के बाद कैसे यहां से आगे की रणनीतियों पे जरा चर्चा करें हम, क्योंकि एक बीजेपी की अपनी सोची समझी रणनीति होती है। राहुल गांधी किस राज्य में पहुंचेंगे तो हमको वहां क्या, किस नेता को तोड़ के इधर लाना है, क्या क्रिएट करना है, ये हम लोग देख रहे हैं। पिछले महीने भर से यही देख रहे हैं हम। इसलिए भी जरूरी है समझना कि यहां से बीजेपी की रणनीतियां, जिसमें आज केजरीवाल का नाम उछाला गया, क्योंकि सुबह सुबह नाम दे दिए जाते हैं, सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं, किस पे आपको चर्चा करना है, किस पे चर्चा करवाना है, किसको बुलाना है, चर्चा में सारी चीजें चलती हैं। उस आधार पे, उस हिसाब से जरा समझना चाहता हूं आपके जरिए, क्योंकि मीडिया को बहुत नजदीक से आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इस घटनाक्रम में, ऐतिहासिक घटनाक्रम में, जो चुनाव में एक ऐतिहासिक भूमिका निभा सकता है, और वो राज्य उत्तर प्रदेश जहां की राजधानी में विराजमान है, वहां से यह समझना चाहता हूं कि यहां से क्या रणनीतियां दिखाई देती हैं, क्या कुछ आगे दिखाई देता है, और कितनी मजबूती यहां आपको इंडिया गठबंधन में दिखाई देती है, और कितना बैकफुट पर यहां से बीजेपी दिखाई देती है। प्रोफेसर रविकांत जी। निश्चित रूप से इंडिया शब्द को लेकर के जो हालात हुए थे कि प्रधानमंत्री को अपने सामने रखी हुई नेम प्लेट पर प्रधानमंत्री भारत लिखना पड़ा, वो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा था, तो वो प्रोटोकॉल जो था उसको भी उन्होंने फिर तोड़ा। लेकिन ये मोदी जी की अपनी फितरत है, उनको तोड़ने में बड़ा मजा आता है। वो देश हो, समाज हो, या कोई नियम हो, मान्यताएं हो, संविधान हो, वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन इस देश को इतनी आसानी से तोड़ देना, विभाजित कर देना, मुझे लगता है कि नहीं संभव है। और यही वजह है कि 2 झटके खाने के बाद ही, ऐसे इसको मेडिकल साइंस की भाषा में जो तीसरा हार्ट अटैक बड़ा खतरनाक होता है जी। तो 2 बार तो झटका लग चुका है देश को, लेकिन तीसरा अटैक नहीं होने जा रहा है। उसको संभालने के लिए लोग तत्पर हैं, और उसी का एक आज उद्घाटन हुआ उस उत्तर प्रदेश में कि जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये गठबंधन हुआ, और ये इंडिया अलायंस की उस मजबूती को दिखाता है कि नीतीश कुमार भले ही चले गए हों, या कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को भले ही तोड़ लिया गया हो, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, 19-20 का तो फर्क होता है जब बीजेपी के पास पूरा मीडिया मैनेजमेंट हो, IT सेल हो, तो निश्चित रूप से वो कोशिश करते हैं कि नैरेटिव ऐसा सेट किया जाए कि जिसके जरिए इंडिया अलायंस को आप कमजोर दिखाएं। लेकिन उस नैरेटिव को ब्रेक करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति सड़क पर है जो बेपरवाह है किसी भी परिस्थिति के से, जो संघर्ष कर रहा है। और आप जो दृश्य दिखा रहे हैं राजीव जी, मुझे तो ये लगता है कि क्या मोदी जी कभी 1 घंटे के लिए भी इस स्थिति में आ सकते हैं? जो बोलते हैं कि मैं चाय बेच करके आया, भिक्षा मांग करके आया, और मेरी माँ तो बर्तन मांजती थी, मैंने बड़ा गरीबी में दिन गुजारे हैं। लेकिन असल में परीक्षा होती है जमीन पर, और लोगों का दिल ऐसे लोगों से जुड़ा होता है जो जमीन पर हो। मोदी जी आधे समय तो हवा में उड़ते हैं, और आधा समय वो 8 करोड़ की गाड़ी में रहते हैं, तो उनका कोई दिल का रिश्ता नहीं है इस देश के साथ, वो हमेशा दिमाग से खेलते हैं। और मैं तो कई बार कहता हूं कि ये जो भारत है वो असल में गुजराती उपनिवेश बन गया है, और दूसरा अगर नाम दे तो वो हिंदुत्ववादी उपनिवेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसी उपनिवेशवाद के खिलाफ, जैसे कभी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ गांधी, नेहरू और अंबेडकर
सामने आए थे, भगत सिंह ने कुर्बानियां दी थी, वैसे ही राहुल गांधी सड़क पर आकर के लोगों के न्याय के लिए, वो हाथरस की बेटी के लिए भी लड़े थे, वो भट्टा परसौल में भी किसानों के लिए गए थे, और आज सीमा सरहद पर दिल्ली के किसान वो लड़ रहे हैं और दिल से लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस दौर में बदल गए। वो मीडिया जो सच में सरकार की गलत नीतियों को क्रिटिसाइज करता था, आज भोंपू तंत्र में बदल गया। लेकिन उस मीडिया के इर्द गिर्द ही उसी दिल्ली के पास वो जो किसान हैं वो खड़े हुए हैं और अल्टीमेटम दे रखा है उन्होंने। वो अब उसके लिए तैयार नहीं है कि मोदी जी वहां 750 किसानों की जान ले लें और उसके बाद उनको लगे कि मेरी तपस्या में कमी रह गई। और लेना चाहते थे क्या कि और किसान शहीद हो जाते, उसके बाद आपको याद आती कि नहीं साहब चलिए अब तपस्या पूरी हुई, 750 नहीं 7 लाख लोग मर गए, तो फिर आपको लगता है कि नहीं अब ठीक है, अब 3 काले कानून वापस ले लेने चाहिए। क्या हो रहा था उस तालाबंदी में? लोगों के पैर लहूलुहान थे, अपने जानवरों को तो तरह हकाल दिया था। वहां पर महिलाएं बच्चे भूख प्यास से दम तोड़ रहे थे, और तब भी मोदी जी को याद नहीं आ रही थी कि हमारे देश के लोगों के साथ क्या हो रहा है। मोदी जी को कब याद आता है? जब चुनाव नजदीक आता है, उस समय वो मन की बात से लेकर के न जाने कौन कौन सी बातें सुनाने लगते हैं। तो जो उन्होंने देश के लोगों के साथ किया, जो छला, चाहे वो किसान हो या नौजवान, 2 करोड़ रोजगार आप प्रतिवर्ष दे रहे थे, और मिला क्या? सड़क पर पुलिस वालों की लाठियां। और यहाँ क्या मिल रहा है? वो आंसू गैस के गोले। तो देश तो समझ रहा है, और इसलिए मैं कह रहा हूं वो तीसरा झटका सहने के लिए तैयार नहीं है। और यही नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी और आरएसएस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। यही रणनीति। यहाँ तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। राहुल गांधी को छुपाते नहीं है और ना ही किसी तरह की कोई और साजिश करते हैं। वो तो देश बचाने के लिए, लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए सड़क पर खड़े हुए हैं। तो उस व्यक्ति का आप क्या छीन लेंगे, क्या लेकर के जाएंगे, जिसने सत्ता का पूरा प्रलोभन छोड़ दिया? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता तो वो बन गए होते 2009 में ही, उनको कौन रोकता था? लेकिन नहीं, जो व्यक्ति इस देश में गरीबों के लिए, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए जीना चाहता है, और वही व्यक्ति लोगों के बीच में आता है, जो हवा में उड़ता है, जो 8 करोड़ की गाड़ी में चलता है, वो देश के लिए नहीं अपने लिए जीता है। और इस बात को अब देश समझ रहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी की कोई भी रणनीति अब सफल नहीं हो रही है, क्योंकि इस देश के लोग अब तीसरा झटका खाने के लिए तैयार नहीं है। वो जानबूझ करके हार्ट अटैक करने के लिए तैयार है, और यही आपको दिख रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये जो तीसरा झटका, और यहाँ से क्योंकि 2014 और 2019 के चुनाव को अगर जैसे अभी हम एक कॉम्पिटिटिव चार्ट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए लेके आ रहे हैं, वैसे ही अगर दोनों चुनावों की बीजेपी की रणनीतियों और उस समय की जो परिस्थितियां थी उनको देखा जाए, और 2024 की परिस्थितियों को देखा जाए, तो बहुत सारा फर्क उसमें नजर आएगा। जरा आना चाहता हूं जयशंकर जी एक बार फिर से आपके पास। आपको क्या लगता है जयशंकर जी की 14 में कांग्रेस जो है उसके सामने भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मतलब सबसे बड़ी भ्रष्टाचार वाली पार्टी कांग्रेस को साबित कर दिया गया था, और भ्रष्टाचार मुक्त देश का नारा उस समय बुलंद किया जा रहा था। 2019 में राष्ट्रवाद की आंधी बह रही थी, सब देश के लिए बिल्कुल लड़ मरने के लिए तैयार थे, और उसमें सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी दिखाई देता था, और उनके नाम पे चुनाव। 2024 में किस नाम पे चुनाव, और 370 सीटें और 400 पार की बातें हो रही हैं जयशंकर जी? 70 पार या 400 पार जो है वो मोदी जी का जुमला है। उसको बाद में अमित शाह जी कहेंगे, जब ये हार जाएंगे लोग, तो अमित शाह जी कहेंगे अरे भाई चुनाव में सब जुमले बहुत बोले जाते हैं। तो इसलिए उसमें कोई खास बात नहीं है। देखिए, पश्चिम बंगाल का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो क्या नारा दिया था? अब की बार 200 के पार। सीटें कितनी आई? तो इस तरह के नारे उछालते रहते हैं लोग, इसमें कहीं कोई बहुत महत्व नहीं है। ठीक है, वो एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक युद्ध है, लड़ाई है, चुनावी राजनीति है। मैं कह रहा हूं कि देखिए, अगर जो अंदर खाने की बातें जो चल रही हैं, हालांकि पिछली बार भी हुई थी, लेकिन अब किसी ने उसमें रोड़ा अटका दिया था, अलग बात हो सकती है। अगर इंडिया अलायंस, इंडिया जो है गठबंधन जी, इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में संयुक्त रूप से चुनाव अभियान चलाता है,
अगर एक मंच पे कलकत्ता में, बंबई में, पटना में, लखनऊ में, जयपुर में, भोपाल में, रायपुर में, देश की तमाम राजधानियों में और बड़े शहरों में, बनारस में, अगर सारे इंडिया अलायंस के मुख्यमंत्री और सारे बड़े नेता, सोनिया गांधी अगर स्वस्थ है तो वो रहेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, तीनों में से कोई ना कोई एक रहेगा, शरद पवार हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, एमके स्टालिन हैं, रेवंत रेड्डी हैं, सिद्धरमैया हैं, ये सारे लोग अगर एक मंच पे जाके बात करें, ये बात पहले भी तय हुई थी। भोपाल में तो कमलनाथ जी ने नहीं होने दिया था, एक अलग बात हो सकती है, लेकिन अगर वो भरत, आप सोचिए कि चुनावी का परिदृश्य कैसा होगा, उसको आप जो भी मोदी मीडिया कहिए, चाहे जो भी मीडिया कहिए, उसको इग्नोर नहीं कर सकता है कि अगर दर्जन भर मुख्यमंत्री एक साथ बैठ करके बातें करें या दर्जन भर बड़े नेता किन दलों के एक साथ बैठ करके बातें करो, एक कॉमन एजेंडे के साथ तय करके आए कि भाई हम क्या क्या करने वाले हैं। ये तो जो कर रहे हैं वो गलत हो रहा है, वो सब तो ठीक बात है, लेकिन हम जो आएंगे तो हम क्या क्या करेंगे, अगर ये बातें जब सामने आने लग जाएंगे तो इनका कोई ठौर ठिकाना नहीं दिखाई देगा। इसलिए राजीव जी, बेचैनी तो है, बेचैनी इसके पहले से भी है, क्योंकि मोदी जी को भी अंदर से मालूम है, बीजेपी के रणनीतिकारों को भी मालूम है कि इंडिया अलायंस एक सच्चाई है, एक हकीकत है। कितने भी खुरपेंच कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए उसमें जोड़ तोड़ लगाने की, वो तो होके रहेगा। इसीलिए नीतीश कुमार को साथ लेने की जो मजबूरी थी, क्यों गए उनके पास, इसीलिए गए। क्यों जाके अशोक चौहान से भी कह रहे हैं भाई ठीक है यार, चलो आदर्श घोटाला सब कुछ तुमने कर दिया, सैनिकों की विधवाओं के नाम पे सब लूट लिया, खा लिया, लेकिन आ जाओ हमारे पास, और आ ही नहीं जाओ। भाई इतना होता तो कहते भाई लोकसभा का चुनाव लड़ लो नांदेड़ से, ना आ जाओ, तुम राज्यसभा में चले जाओ, सीधे राज्यसभा में चले जाओ। तो ये कर रहे हैं लगातार। और एक पाखंडी हमारे यहाँ का बाबा है, क्या नाम है उसका, कौन, कृष्णम क्या, कल की पीठ बनाता है, जो भी करता है, उसके पास चले गए कि भाई तुम ही आ जाओ बाबा, हमारे साथ आ जाओ, तुम हमारा कुछ कल्याण कर दोगे। पिछली बार लखनऊ से कांग्रेस का उम्मीदवार था वो, और क्या क्या भाषण क्या क्या कर रहा था, तो उसके पास भी चले गए दौड़े दौड़े। तो ये सारी चीजें मतलब बेचैनी और बौखलाहट जो है दिखा रही है कि एक 375 और 400 के नारे के पीछे का जो सच है वो कितना भयानक है, कि आप ऐसे ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जिनको कभी कोई पूछता नहीं था, कांग्रेस में कोई नहीं पूछ रहा है, और उसके पास आप जाकर पहुंच रहे हैं। तो बौखलाहट है, अंदर अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी है। और यूपी का जो गठबंधन है, आप देखिएगा, अखिलेश यादव, राहुल गांधी की एकता हो गई है, पल्लवी पटेल उसमें शामिल होने जा रही है अपना दल की जो कमेरावादी है। मुझे जो सूचना मिल रही है, हो सकता है वो जो जनसत्ता दल है राजा भैया का, वो लोग भी साथ आ रहे हैं, इसी गठबंधन में साथ आ रहे हैं राज्यसभा के चुनाव में। उसके बाद भी अगर मान लीजिए ये लोग साथ हो गए तो फिर तो अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, 4 जो 5 सीटें हैं, इन सीटों पे तो बीजेपी पनाह मांगते फिरेगी, कहीं कुछ रह नहीं जाएगा इनका। तो लेकिन इस तरह के अंदर खाने बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन वो एक साथ अगर सामने आ जाएंगे तो बहुत ये लोग बेचैन हो जाएंगे और ज्यादा बौखला जाएंगे, और ईडी और सीबीआई एकदम प्रच्छन्न रूप से घूमना शुरू कर देगी इन लोगों के घरों दरों। हालांकि अभी भी घूम ही रही है, लेकिन तब और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हर किसी के पास कुछ भी कहने के लिए आप किसी को उठा के बंद कर दीजिए, किसी को समन दे दीजिए, बाद में जो होगा अदालतें। आज तक ईडी के मामलों में 0.4% भी कामयाबी नहीं मिली है उसको, लेकिन कितने लोगों को गिरफ्तार कर करके बंद कर दिया। अब आम आदमी पार्टी के लोगों को कब से जेल में रखा हुआ है, न कोई सबूत, न कोई सुनवाई, न कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। को देखिए, हेमंत सोरेन को उठा करके बंद कर दिया। मतलब आज एक मुख्यमंत्री को, अच्छा कहीं आपके पास कोई सबूत नहीं है, सारा कुछ देखने के बाद भी कहीं कुछ साबित करने की स्थिति नहीं हो रही है। किसी मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ कि हाँ जी ये गलत बात है, और जिनके जिनके खिलाफ ज्यादातर खुद ही आप बोलते रहे वो सब आपके साथ बगलगीर हो गए, सबको आपने बैठा लिया। महाराष्ट्र तो एकदम ताजा उदाहरण है, जहां अजीत पवार से लेकर के छगन भुजबल, नारायण राणे, हसन मुशरीफ, नवाब मलिक, कितने नाम गिनाएंगे। अच्छा उसमें कुछ तो कह देते हैं सब कि भाई अब हमारे पास ईडी उडी नहीं आने वाला, अब तो हम भाजपा में शामिल हो गए हैं। पब्लिकली मंच पे कोई सांसद अगर कहे यहां साहब अब हमारे सपने में हमारे घर पे कोई ईडी और सीबीआई नहीं आने वाला है क्योंकि हम तो भाजपा में अब शामिल हो गए हैं, इस तरह का मजाक चलने लगा सोशल मीडिया पर कि जो ईडी वाले जा रहे हैं किसी दुकानदार के पास या किसी इसके पास जा रहे हैं, कहा भाई हम ईडी से हैं, तुम्हारे खिलाफ ये आरोप लगा है, तो उसने कहा अच्छा
तो अपना पट्टा निकाल के दिखाता, भैया हम तो शामिल हो चुके हैं भाजपा में। तो ये इस ढंग का मजाक का विषय बना दिया। मतलब आप सोचिए कि संवैधानिक संस्थाओं का को प्रहसन का विषय बना दिया है, इस तरह से बना दिया है कि इसको अगर बदला नहीं गया तो भारत की जो छवि होगी दुनिया भर में, जो जिस तरह से पेश होगी, उस पर क्या लोग लगेगा, कैसा लोकतंत्र जिसके लिए गांधी ने लड़ा, जिसके लिए नेहरू रहे, लोहिया रहे, जयप्रकाश रहे, इंदिरा गांधी ने शहादत दी, राजीव गांधी ने अपनी शहादत दी, उस देश का लोकतंत्र इस चौराहे पे आके खड़ा हो गया है कि हमारी जांच एजेंसियों के बारे में लोगों के इस तरह के कमेंट्स हो रहे हैं। इसलिए अंडर करेंट जो है छात्रों में, युवाओं में, किसानों में, बेरोजगारों में, महिलाओं में, सब में एक तरह का गुस्सा, एक तरह का आक्रोश है, लेकिन खुल करके अभी कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। मैं इसको विजुलाइज करता हूं 1977 के चुनाव से। लोग दबे थे, सहमे थे, लेकिन जब चुनाव की घोषणा हो गई, जब कार्यक्रम फिक्स हो गए, लोग सड़कों पर आने लग गए। जिस तरह की आज की रैलियां राहुल गांधी को हो रही, उसी तरह की रैलियां उस समय विपक्ष के नेताओं की रैलियां होती थी, और चुनाव नतीजे आपको पता ही है कि क्या हो गया। तो इसी तरह का हमको तो लग रहा है कि 2024 में भी अब इनके पास, देखिए, लेकिन एक चीज है, जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभी तक वो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी जो कहते हैं बार बार, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी की हत्या भी करवा सकते हैं, फिर कोशिश कर सकते हैं कहीं कोई सांप्रदायिक दंगा हो जाए, उस ढंग का खेल हो जाए जिसके चलते, हालांकि अब लोग समझ चुके हैं, पुलवामा के बाद लोगों की समझ में आ चुका है कि भाई अगर पुलवामा का हमला वास्तविक था तो जांच में अभी तक उसमें कुछ निकल के क्यों नहीं आया। कोई तो गुनहगार होना चाहिए था, कोई तो कहीं उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए था, और सतपाल मलिक तो खुल करके बोलते ही हैं। इसलिए लोगों को अब समझ में आ गया है कि अगर इस तरह का भी कुछ गोरख धंधा करते हैं लोग, तो उस पर लोग भरोसा नहीं करेंगे। और इंडिया अलायंस बस यही है जो बार बार मैं वार्न करना चाहता हूं कि ईमानदार होना चाहिए, गठबंधन को ईमानदार रहना चाहिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने का या एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में भी कहा ना, खजुराहो की सीट शायद समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं लड़ने के लिए, खजुराहो दे रहे हैं। तो उसी तरह से अन्य राज्यों में मेरा कहना कि अगर एक समवेत रूप से, संयुक्त रूप से अगर चुनाव अभियान चलाएगा इंडिया अलायंस, जिसकी बात लगभग तय हो चुकी है, तो आप देखिएगा चुनावी नजारा क्या होगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ बता रहे थे। आने वाले समय की जो भविष्य की जो तस्वीर है वो आप यहाँ रख रहे थे। जरा हमारे दोनों साथी प्रशांत टंडन जी और अनिल सिन्हा जी, आपके पास जल्दी आना चाहता हूँ, समय खत्म हो चुका है। थोड़ा शॉर्ट में पहले प्रशांत टंडन जी, यहाँ से कितनी चुनौती देते हुए इंडिया गठबंधन को आप देख रहे हैं? अब की बार इतना पार का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी के सामने इंडिया गठबंधन कितनी बड़ी चुनौती है आज की तारीख में? राजीव जी, जो अभी जयशंकर जी बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की, खजुराहो की एक सीट दी है, लेकिन उसका असर ग्वालियर चंबल संभाग या जो मध्य प्रदेश से लगने वाला उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रभाव है और उसमें उसको फायदा मिलेगा जी। और अखिलेश कहने वाले जो महाशय हैं वो अभी अंतरिक्ष में हैं, वो न पृथ्वी में है न चांद में है। तो दूसरी बात ये कि देखिए, मैं कुछ जो 40 सीटों की बात मैं कर रहा था राजीव जी, मैं आपके सवाल पर आता हूँ जी। वो मैं क्यों कह रहा था, और पुलवामा के भी बात जयशंकर जी ने की और हम लोग भी लगातार करते रहते हैं, उसका इफेक्ट क्या था। कुछ नाम लूंगा चैनलों के, तो पहले से उसके लिए क्षमा मांग लूँ आप सबसे, लेकिन मैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक के कुछ चैनलों के सर्वे के बारे में बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे एनडीए को कितनी सीटें ये सर्वे दे रहे थे। ये जनवरी का सर्वे है, 2019 की बात कर रहे हैं आप? जनवरी 2019 का सर्वे है जी। जनवरी 2019 का सर्वे है राजीव जी, और ये एनडीए को 25 सीटें दे रहा था, 25 सीटें। उसके बाद जनवरी का ही टाइम्स नाउ वीएमआर का सर्वे 27 सीटें दे रहा था एनडीए को। एनडीए कह रहा हूँ, बीजेपी अकेले नहीं। फिर मार्च का सर्वे इंडिया टीवी सीएनएक्स 41 सीटें, मार्च मई न्यूज़ नेशन 35 सीटें, इंडिया टीवी अप्रैल में 46 सीटें दे रहा था, एबीपी न्यूज़ नीलसन 36 सीटें दे रहा था। तो इंडिया टीवी सीएनएक्स 41 सीटें 6 अप्रैल
2019 के सर्वे में दे रहा था। यानी जनवरी से अप्रैल तक में ये सर्वे 40 सीटों से आसपास बीजेपी को दे रहे थे। और ये अब पुलवामा के बाद स्थिति जो है वो इस सर्वे वालों को भी अंदाजा नहीं था। पुलवामा के बाद स्थिति बदल गई एकदम उत्तर प्रदेश में। हालांकि 13 सीटें कम हुई, उसके बाद भी आप देखिए कि जो बीजेपी की 13 सीटें कम हुई हैं। तो अब ये सर्वे ये बता रहे हैं कि पुलवामा का असर कितना था। राम मंदिर में वैसा मुझे कोई अभी तक ऐसा नहीं दिखाई दिया है कि जो जैसा प्रोफेसर रविकांत भी कह रहे थे कि राम मंदिर का असर जो है वो जो है ना के बराबर है। एक जो इम्पोर्टेंट बात है राजीव, उत्तर प्रदेश में मल्टीपल पॉलिटिकल फोर्सेस थी। बस 1 मिनट में अपनी बात रखता हूँ। जो ये सेकुलर वोटरों का बंटवारा था, उसमें से एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बीएसपी थी, वो अब मैदान में नहीं है। और वो उसका असर इस चुनाव में पड़ेगा जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा। मुस्लिम वोट बीएसपी से हट चुका है। विधानसभा में 1 सीट मिलने का संकेत यही है कि मुस्लिम वोट अब हट चुका। अब उत्तर प्रदेश के मतदाता के पास कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो बीजेपी का कट्टर वोटर है वो बीजेपी के साथ है, और जो सेकुलर वोटर है उसके पास अब एक सेकुलर ऑप्शन है, उसका कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। तो लड़ाई बिल्कुल अब आमने सामने की है वहां पे। और जैसा मैंने कहा कि मुझे मतलब ये इस बात की आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीएसपी जो है वो कर्नाटक का जैसे जेडीएस का हाल हुआ वैसा यहाँ पे भी हो जाए। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। कर्नाटक के जेडीएस की तरह कहीं बीएसपी का हाल ना हो जाए, लेकिन आने वाले समय में देखते हैं कि क्या कुछ होता है। अनिल सिन्हा जी, ज़रा आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं, और वही सवाल कि आप यहां से कितनी मजबूती देखते हैं इंडिया गठबंधन के लिए, और कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं इंडिया गठबंधन में। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये पहला ऐलान है, अभी तक कहीं भी कोई ऐलान नहीं हुआ है, न ही बिहार में न ही महाराष्ट्र में कहीं कोई ऐलान नहीं है, लेकिन ये पहला ऐलान है इस गठबंधन की तरफ से। इसको किस हिसाब से देखते हैं आप? देखिए, ये तो जो अभी प्रशांत जी कह रहे थे उसको मैं जोड़ना चाहूंगा कि 2019 में पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक वाली इमेज नरेंद्र मोदी जी की थी, और वो और राहुल गांधी की पप्पू, अब कहने में बुरा लगता है लेकिन पप्पू वाली इमेज उस समय तक बनी हुई थी। तो अब वो इमेज नहीं है। अब जो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बताया उन्होंने कि जो बीएसपी का भी वोट कांग्रेस में शिफ्ट हो रहा है, तो कांग्रेस में जो विश्वास ये आया है, जो ये राहुल गांधी के नेतृत्व और मल्लिकार्जुन खड़गे या जो भी है, अभी जो मौजूदा नेतृत्व जिस तरह से कांग्रेस को प्लेस किया है पॉलिटिक्स में, जिस तरह से उसने स्थान लिया है, उसकी वजह से है। तो अब वो जो फाइट है वो करीब करीब बराबर की फाइट है अगर इमेज के हिसाब से लेंगे। और दूसरा तो वो उस समय अनइवन फाइट थी, हम माने या ना माने, उस समय कांग्रेस भी कमजोर दिख रही थी और राहुल गांधी भी बहुत कमजोर थे। अब ऐसी हालत नहीं है। एक तो ये चेंज आया है, बहुत बड़ा चेंज है। और दूसरी बात एक और है कि हमको लग रहा है क्या कि ये सिर्फ ईडी और इस पर रिलाय नहीं कर रहे हैं, उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं मीडिया पर, और कुछ अपना जो उनका पीआर एजेंसीज वगैरह होगा उस पर भरोसा कर रहे हैं। सारा हेडलाइन मैनेजमेंट पे लगे हुए हैं। अब जैसे अशोक चौहान के बारे में तो जयशंकर जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अशोक चौहान नांदेड़ में भी कोई सीट नहीं जिता सकते अपनी सीट छोड़ करके, मतलब वो भी जीतते हैं इसीलिए कांग्रेस में है। कांग्रेस से बाहर वो एक सीट नहीं जिता सकते, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए उसको ले आए, और ऐसा ही हेडलाइन मैनेजमेंट हर जगह कर रहे हैं। तो मुझको लग रहा है कि जो ओवर रिलायंस है ये एजेंसीज और मीडिया पे, ये हमको लग रहा है कि काउंटर प्रोडक्टिव होने वाला है, जो वो 2019 दोहरा नहीं सकते। और एक उसमें ही ऐड करूंगा कि जो सोशल मीडिया है वो इतना बड़ा फोर्स नहीं था 2019 में, आप जैसे यूट्यूब चैनल नहीं थे, तो अब एक काउंटर मीडिया भी है। तो अगर सिनेरियो पूरी तरह देखेंगे तो टक्कर मीडिया में भी मतलब प्रचार में भी टक्कर बराबर की है,
और राजनीति में भी। तो ये बराबर की टक्कर के लिए वो तैयार नहीं है, बीजेपी और नरेंद्र मोदी नहीं तैयार है, ऐसा मुझको लगता है। जी, बहुत बराबर की टक्कर, और ऐसे में इंडिया गठबंधन, और सबसे बड़ी बात कि यहां से एक बहुत ही जबरदस्त चुनौती पेश करते हुए गठबंधन जो है वो दिखाई दे रहा है। और जितने भी अभी तक जो रचना रची गई बीजेपी की तरफ से, उसमें वो फेल नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और इंडिया से भारत पहुंचते हुए, इंडी गठबंधन पहुंचते हुए कहां कहां क्या क्या नहीं करते रहे, कितनी तिकड़में हुई, लेकिन उसके बाद भी इंडिया गठबंधन यहां आज दिखाई दे रहा है कि वो धरातल पे है। और इसके बाद धीरे धीरे एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारे तमाम साथी कह रहे थे कि कई लोग अभी चुप इसलिए हैं क्योंकि चुनाव की घोषणा में अभी थोड़ा सा समय है, 10 से 15 दिन का समय है चुनाव की घोषणा में। जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा होती है उसके बाद देखिए कई लोग जो दबे हुए हैं, छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं, ईडी सीबीआई आदि के जाल में न फंसे, वो भी बाहर निकल के आएंगे और परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देंगी। और जैसे जयशंकर जी कह रहे थे कि 1977 के जो हालात थे वो हालात भी यहां निर्मित हो सकते हैं। और जो साथी डरते हैं, थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं ईवीएम अगर है तो जीत होगी, हार होगी, क्या होगा, तो ईवीएम पे कल बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट दिल्ली में होने जा रहा है और वो कल 11 बजे से है। उस प्रोटेस्ट की भी सूचना आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन उससे जुड़ी हुई जानकारियां, खबरें हम आप तक पल पल की रिपोर्ट सीधे वहीं से जंतर मंतर से आप तक हम पहुंचाएंगे। तो बहुत कुछ होगा और आने वाले समय में, और ईवीएम को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर और चंडीगढ़ मेयर चुनाव तक जो कुछ सुप्रीम कोर्ट से आया है उसमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद उधर भी बनी हुई है। और जो हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि आज आखिर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा इलेक्शन कमीशन को बिहार से, पटना से, इसलिए क्योंकि वो भी अब डर में है, भय में है कि पता नहीं कब सुप्रीम कोर्ट बुला ले राजीव कुमार को और कहे कि आइए बता दीजिए कि क्या क्या चल रहा है। तो इसलिए क्योंकि पिछले 6 महीने से विपक्ष चाह रहा है मिलना ईवीएम को लेकर और इलेक्शन कमीशन समय नहीं दे रहा है, ये भी एक मसला है। चलिए इस कार्यक्रम